जी स्टार्ट, तालिब भाई दे दो, इंट्रोडक्शन दे दो, स्टार्ट कर देते हैं। जी भाई। जी, जैसा कि आप सबको पता है, डॉक्टर फैसल जैदी साहब आज आप सबका सेशन लेंगे बेसिक पे लिए। मुफ्ती साहब ने, इमरान भाई ने काफ़ी मेहनत की है और डॉक्टर साहब ने भी अपना कीमती वक्त निकाला है आप सबके लिए। तो सेशन स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें भाई सिखाएंगे आप सबको, लेकिन सेशन के बीच में थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने अपने माइक सारे लोग प्लीज़ बंद रखिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, डॉक्टर फैसल जैदी साहब बायोलॉजी में पीएचडी हैं और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। तो सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत कीमती वक्त उन्होंने अपना निकाला है आप सबके लिए। सो कॉपरेट करें इमरान भाई। तालिब भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्क्रीन आपको साफ दिख रही है सबको? जी जी भाई। दिख रही है। तो पहली बात तो शुक्रिया बहुत बहुत इंट्रोडक्शन के लिए। समहाउ मैं कोई कुछ कहना चाह रहा है तो समहाउ मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे और जगह से जानते होंगे और मैं शायद इस ग्रुप में मतलब बहुत कम रहा हूँ या एक्टिव नहीं रहा हूँ पहले कभी, हमेशा इनएक्टिव ही रहा हूँ। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टॉपिक थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो आपकी टेक्निकल वाली है, क्योंकि बहुत बहुत मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स वर्सेस नंबर ऑफ जो अटेंडीज हैं आज वो काफ़ी कम है। तो शायद टॉपिक बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट का नहीं होगा, तो इसलिए शायद नहीं है, वन ऑफ द रीज़न में भी। और दूसरी बात जो मैं बहुत जगह देखता हूँ कि फंडामेंटल जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी बोरिंग टॉपिक होता है, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फंडामेंटल में ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट फंडामेंटल्स। तो आज हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक दो सेशन के अंदर अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करें फंडामेंटल्स की जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करें। बहुत स्ट्रॉन्ग या इन डेप्थ फंडामेंटल की बात हम नहीं करेंगे शायद, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट वी विल ट्राई टू कवर जो आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस ग्रुप में शायद मेरा पहला मतलब डिस्कशन है और मैं कभी एक्टिव नहीं रहा, तो सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ मैं क्विकली। इतने और लोग ज्वाइन करते हैं, डिस्क्लेमर की बात करते हैं और 1 मिनट में मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ इनफैक्ट, और मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मतलब मेरा कोई फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है एक्चुअल में, ना कॉमर्स का बैकग्राउंड है ना फाइनेंस का बैकग्राउंड है। मैं आप सब लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कभी भी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, और बाकी तो ये है कि हम सबको जहां से जो नॉलेज मिले, जो भी गेन कर सकते हैं, हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये अगर आप डिस्क्लेमर देखेंगे तो मैंने लिखा है कि मेरा कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन को डालने का मकसद ये है कि अगर आप मार्केट में आए हैं और आप मार्केट को लंबे टाइम तक प्ले करना चाहते हैं या लंबे टाइम तक आप मार्केट में रहना चाहते हैं और आपको मार्केट में वेल्थ क्रिएशन करना है, तो फाइनेंस का बैकग्राउंड होना या कॉमर्स का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है।
मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि कोई बंदा जो कॉमर्स का है या फाइनेंस का है वो ही सीख सकता है, आप नहीं सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शायद 2004-5 में शुरू किया था। प्योरली शुरू में मैं फंडामेंटल पे काम करता था काफी दिन तक। उसके बाद फिर मैंने स्लोली थोड़े बहुत टेक्निकल भी सीखे कुछ दिनों पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। बट मेरा कोर फोकस जो है वो इस पे रहता है कि मैं कभी भी किसी फंडामेंटली पुअर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और मैं हमेशा इस तरफ कोशिश करता हूँ कि आप में से जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाला तो खैर बिना किसी अच्छी कंपनी की स्टडी किए बिना वो उसमें एंट्री नहीं लेगा, बट कुछ कंफ्यूजन रहता है टेक्निकल्स में। खासतौर से मार्केट में एक बहुत इनफेमस डायलॉग है जो काफी मिसलीड करता है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल टेक्निकल एनालिस्ट, कि चार्ट पे सब कुछ दिख जाता है। तो ये डायलॉग जो है, जो बहुत ही प्राउडली बहुत सारे लोग इधर उधर सब जगह लिखते हैं, ये बहुत ही मिसलीडिंग डायलॉग है। चार्ट पे सब कुछ नहीं दिखता है। अगर चार्ट पे सब कुछ दिख रहा होता तो लोअर सर्किट लगने से पहले चार्ट पे दिखना चाहिए, जो नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोअर सर्किट में ट्रैप हुए होंगे। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि चार्टिंग जो है वो बेसिकली प्राइस एक्शन का खेल है, विदाउट एनी बैकग्राउंड फ्रॉम फंडामेंटल्स। ओके, आप किसी भी नंबर को लेके आप कहीं तक ले जा सकते हैं। चार्ट अच्छा बनता रहेगा जब तक वो ऊपर जाता रहेगा, जैसे ही नीचे जाएगा एक लेवल आएगा और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब आप चार्ट पर पूरा भरोसा करके खेलने की कोशिश करते हैं या ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक टाइम आता है जब आपको स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना होता है। ठीक है, देयर इज नो लॉजिक अबाउट इट। आज इंशाल्लाह हम फंडामेंटल पे बात करेंगे और आने वाले 1-2 सेशन इंशाल्लाह लेके उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की ट्रैप हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जो फंडामेंटली पुअर कंपनीज है उनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा माया जाल है जो हमारे चारों तरफ असल में बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ और आज भी आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इससे थोड़ा ऑडियंस का माइंडसेट पता चलता है। और क्वेश्चन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए आपके हिसाब से क्या होती है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहता है मेरा। कोई इंशाल्लाह मैंने जो सोचा है कवर करना है वो मैं कवर कर लूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। ओके, गुड। और कोई? प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग, वेरी गुड। और जैसे स्टॉक राइट प्राइस पे लेना है और राइट प्राइस पे एग्जिट करना है, वो Very मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट है कि हम जो पैसा जो लगा रहे, कोई भी जैसे हम आम जो खरीद फरोख्त करते हैं उसमें हम हमेशा नेगोशिएट भी करते हैं, वैल्यू फॉर मनी देखते हैं कि उतना वर्थ है या नहीं है। होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, बस। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। आपके पॉइंट के हिसाब से इन्वेस्टर बनना चाहिए और मैं मतलब वही लॉन्ग टर्म वाला। नहीं, मैंने कहा फंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए क्या है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मेरा क्वेश्चन ये फंडामेंटल। फंडामेंटल लॉस से बचना भी इम्पोर्टेंट है। कैपिटल इम्पोर्टेंट है। ओके, कैपिटल मतलब मैनेजमेंट। सही कंपनी चूज करना और उसमें सही टाइम पे एंट्री करना इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल्स। वेरी गुड। ओके, मोर और लेस हम मोर और लेस एक ही चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ, रिसर्च भी इम्पोर्टेंट है। तो मोर और लेस हम एक चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं और वो चीज हमारी ये है कि आप में से कुछ ने कहा पेशेंस होना चाहिए। बट अगर किसी के पास पेशेंस है और उसका कंप्लीट कैपिटल इरोड हो रहा है, मतलब आज उसने 100 रुपए पे लिया था, स्टॉक गिर के 80 पे पहुंच गया, फिर 90 पे पहुंच गया, फिर 50 पे पहुंच गया, फिर उसके बाद 10 पे पहुंच गया, और ये आपको पता है ऐसा होता है मार्केट में। मतलब मैं हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे पेशेंस का क्या करेंगे? ओके, किसी ने बोला राइट एंट्री राइट एग्जिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन शायद ये ज्यादा वैलिड है
ट्रेडिंग के लिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आप राइट एंट्री राइट एग्जिट करेंगे तो आप अगर कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो लॉन्ग रैली देता है, मतलब जो स्टॉक 5 रुपए से 500 रुपए गया, 5 रुपए से 100 रुपए गया, 200 रुपए गया, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि उस पूरी जर्नी में शायद 15, 20, 25 एंट्री एग्जिट आए होंगे। ओके, तो अल्टीमेटली मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपने जो अपने पॉइंट ऑफ जो दिए वो गलत है, ऑल द आंसर्स आर वैलिड, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो है मार्केट में वो है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपने 1 लाख रुपया मार्केट में लगाया है, लॉस एंड प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ योर जर्नी, बट एट ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली भी हो सकती है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी क्वार्टरली भी हो सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैपिटल इरोड हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका टेक्निकल हो और चाहे आपका फंडामेंटल हो। अगर आपका टेक्निकल है, इसका मतलब देयर इज सम इश्यू विद योर एंट्री एंड एग्जिट, जो आप में से किसी एक ने ये बात कही। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ये बात देख रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्टॉक सिलेक्शन। नाउ अगर हम इन्हीं दोनों चीजों को एक जगह कंबाइन कर दें, कैसे कंबाइन कर दें कि हम ट्रेडिंग तो करेंगे, सही प्राइस पे करेंगे, ठीक है, और अच्छी कंपनी में करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैपिटल है वो आपने एक तरीके से उसका बीमा करवा लिया, आपने उसका इंश्योरेंस करवा लिया। क्योंकि अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपने ली है अपनी ट्रेडिंग के लिए, और उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है कि बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन नहीं, इंटरनल रीजन मतलब कंपनी के रीजन नहीं, कंपनी के बाहर के रीजन, मतलब मार्केट गिर रही है या कोई अचानक से 2-3 दिन का लगातार फॉल आता है, तो आपको पता है कि मेरी कंपनी एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी और वहां से फिर वो ऊपर की तरफ वापस आएगी। क्यों? क्योंकि टेक्निकल में भी आप देखते हो कि वो जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट बेसिकली एक वैल्यू होती है, जो इन्वेस्टर उस वैल्यू को रेस्पेक्ट करते हैं कि यहां पर आने के बाद हमारी कंपनी जो है वो वर्थ है बाई के लिए, और फिर वहां पर या तो वो कंसोलिडेशन में चला जाता है या फिर वो ऊपर की तरफ वापस आ जाता है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है, बिकॉज कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल। अगर कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड है तो फिर आप इसका मतलब पैसा बनाएंगे, और अगर आपका कैपिटल ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो 97% लोग जो हैं एफएनओ में वो लॉस करते हैं, क्योंकि वो प्योर गैम्बल करते हैं। नंबर 2, ट्रेडिंग में एज सच कोई डेटा मेरे ख्याल से पब्लिश नहीं है, बट ज्यादातर लोग आप देखोगे 80-90% लोग जो हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम इस मार्केट पे रुकते हैं, और वो इस मार्केट को छोड़ के निकल जाते हैं, अपना लॉस बुक कर लेते हैं। और उसके पीछे मेजर रीजन ये होता है कि वो फोकस नहीं करते हैं किस चीज के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं फला कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था या ट्रेड कर रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, अचानक से मेरा सारा पैसा एक कंपनी में फंस गया और अब वो नीचे आ रहा है, मैंने सोचा यहाँ पे सपोर्ट लेगा उसने वहां पे सपोर्ट नहीं लिया, मैंने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, उसने वहां पे भी नहीं लिया, अब वो प्योर कंसोलिडेशन में चला गया है और नीचे की तरफ जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा है। अगर आप उससे पलट के पूछोगे कि आपने चेक किया था इस कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी आ रही थी, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या थी, इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे थे, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आंसर वुड बी नो। जो एविडेंस है, अगर आज का सेशन मैं आपको, और ये आप ये मत समझिएगा कि आप ही के लिए स्पेसिफिक है, मतलब ये एक कॉमन फिनोमेना है कि फंडामेंटल बहुत बोरिंग चीज होती है, इन जनरल बहुत बोरिंग है, क्योंकि आपको फंडामेंटल को सीखने के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। टेक्निकल में आपको रिटर्न जो मिलता है बहुत क्विक मिलता है, कोई स्ट्रेटजी आपको बताएगा, आपको पता है वो, अगर आपने अच्छे से सीख ली 1-2 हफ्ते के बाद आपको रिटर्न आने लगेगा। फंडामेंटली अगर आपने कुछ सीखा तो आप देखोगे कि टेक्निकल वाले स्ट्रॉन्ग ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं, फंडामेंटल वाले नहीं भाग रहे, तो आप बोलोगे अल्टीमेटली मुझे यहाँ फंसने की क्या जरूरत है। ओके, तो फंडामेंटल इज बोरिंग बट
फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इस मार्केट में लंबे टाइम तक रहना है। लंबे टाइम तक रहना है तो फंडामेंटल को सीखना ही पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है 100%, 200% नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1000%, 2000%, 3000, 4000%। ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट शो यू माई मतलब पोर्टफोलियो और स्कैनर, बट यकीन मानिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर आपकी वेल्थ 400 गुना, 500 गुना, 600 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, 4000 गुना तक होती है। इसी मार्केट में होता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो बेसिकली फंडामेंटल पर फोकस करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि मतलब मैं आके आपका सारा का सारा निजाम दरहम बरहम कर रहा हूँ कि आप जितना कर रहे थे वो गलत था, नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके, बट वो कहाँ इंपॉर्टेंट है उसकी हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल को एक तरफ उठा के रख देना चाहिए, सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है जो मिसकंसेप्शन मार्केट में है कि सिर्फ टेक्निकल आप कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल करने में बहुत ज्यादा आप रिस्क जो है वो अपना आगे की तरफ ले आते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे ऊपर गुस्सा होने से पहले कि मैंने आपकी पूरी की पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ दी है ना। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन ये है, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या उसके नंबर और चार्ट में इन्वेस्ट करते हो? कंपनी में। ओके, ठीक है, और कोई बोलेगा? चार्ट देखकर। कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि चार्ट में इन्वेस्ट करते हैं? कंपनी में इन्वेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी का मतलब क्या है आपके हिसाब से? फंडामेंटली स्ट्रांग, मैं मतलब फंडामेंटल रेफर कर। गुड। एक कंपनी मतलब एक ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स होते हैं, उनका एक लाइन ऑफ बिजनेस रहता है, उनके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, एसेट्स रहेंगे उनके, और उनके प्रोडक्ट्स रहेंगे, क्लाइंट्स रहेंगे उनके। गुड। तो उस हिसाब से वो सब देखकर ही जो है डिसाइड करते हैं। और उनका विजन लॉन्ग टर्म होता है। हाँ, वो एक अलग बात है, वो अभी बात करेंगे हम। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न मिलते हैं जाकिर भाई, ऐसी बात नहीं है। तो और कोई है जो ये कहता हो कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं चार्ट में इन्वेस्ट करता हूँ या मैं नंबर में इन्वेस्ट करता हूँ? कोई नहीं है, फिर ठीक है, फिर तो इसका मतलब माशाल्लाह आपको सबको फंडामेंटल्स आते हैं। ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। गुड। तो अल्टीमेटली हम जो है ना वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी एक एंटिटी होती है। एक एंटिटी क्या होती है? एक ऐसी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एज ए कंपनी, जो लिस्टेड है बीएसई और एनएससी में। और वो लिस्टेड है ऐसे ही नहीं कि किसी ने एमए लिस्ट कर दी। उस लिस्ट करने के पीछे आप देखते हो इसमें एम्प्लॉय कितने हैं, अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में है तो इसमें एम्प्लॉय कितने हैं, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कहाँ पर इनका ऑफिस है, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। कंपनी का मतलब अल्टीमेटली होता है कोई बिजनेस करने वाली एंटिटी, या फिर कोई एनजीओ भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी होती है। बट मेनली जब हम बीएससी एनएससी की बात करते हैं तो हमारे लिए कंपनी का मतलब होता है कोई एक ऐसी एंटिटी जिसे कुछ कुछ खास लोग मिलके चला रहे हों, जिनको हम प्रमोटर कहते हैं। और वो प्रमोटर बेसिकली इस इंटेंशन के साथ किसी कंपनी को चलाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपने लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक प्रॉफिट लेकर आएंगे एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ मंथ, ईयर, वट एवर आप जो भी उसको कहना चाहें। ये एक कंपनी की डेफिनेशन है। तो अल्टीमेटली हम आज इस बात पर एग्री कर गए सब लोग कि हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो चार्ट में या नंबर पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, चार्ट और नंबर को मैं उनकी इंपॉर्टेंस को आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उनको बिल्कुल भी मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल क्या है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले
मैं जो भी अभी हमारी ऑडियंस है यहाँ पे, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कोई बिजनेस रन करते हैं, अगर वो ये बात बताएं कि उनके हिसाब से फंडामेंटल क्या है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आएगा, जिसे कहना चाहिए। कोई है जो बिजनेस रन करता हो यहाँ पे? नहीं, बिना बिजनेस के नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बिजनेस वाले से बात अभी मैं पूछना चाहता हूँ, पहले उनके हिसाब से फंडामेंटल क्या है। शमशाद भाई, आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे तो थोड़ा सा मुझे आसानी रहेगी। जी, कोई Fundamentals means the pillar of the company. वेरी नहीं, वो तो मतलब एक स्टेटमेंट हो गया। आप इन जनरल लेमैन लैंग्वेज में अगर आप बोले कि फंडामेंटल क्या होते हैं, तो फंडामेंटल आपके हिसाब से क्या होते हैं? आप जो अपना बिजनेस रन करते हैं उस बिजनेस के हिसाब से आप बताएं अगर तो। Asset हो गया, हाँ हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। cash. जो भी आपका फंडामेंटल, हेलो, जी फंडामेंटल जी बोलिए। में हम ये देखते हैं कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस कैसा है और वो क्या अर्निंग कर रही है और वेरी उसका गुड, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। वेरी गुड। मैं और एक मिनट में ऐड करता हूँ। देखो, जी कोई भी तालिब भाई। कंपनी है जो प्रोडक्ट मार्केट में है, दैट मीन्स कि उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट है। जैसे कि अब मान लेते हैं हम कोलगेट है, उसका एक प्रोडक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में एक यूटिलाइजेशन है, उसका डेली यूज हो रहा है। तो एट द एंड हम ये देखते हैं कि हाँ, ये ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंपनी अच्छी है, डेली यूज है, इसकी अर्निंग एक अच्छी है। तो दैट मीन्स कि हाँ, डेली यूज की चीजें वो कंपनी सेल कर रही है, उसका एक फंडामेंटल एक मतलब वो एक पर्टिकुलर पब्लिक है जो वो डेली यूज कर रही है उस चीज को। तो यानी कि हाँ, कंपनी में दम है, तभी वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। मोर और लेस करेक्ट है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा, इससे फर्क नहीं फंडामेंटल पड़ता। 2 मिनट आलम भाई। तो तालिब भाई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी के प्रोडक्ट आप डेली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली कंपनी के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। जी आलम भाई बोलिए। हाँ, मतलब कंपनी कैसा मार्केट में अपना ग्रोथ कर रही है, उसके साल के क्वार्टर के रिजल्ट कैसे हैं, ये साल उसने कितना कमाई, अगर नहीं कमाई तो उसका वो देखेंगे कि वो साल में मतलब उसके अंदर क्या कमी है, फिर वो उसको आगे। तो हम लोग ये सब चीज को फंडामेंटल में नोटिस करते हैं। ओके, एक चीज अभी तक जो मैंने नोटिस करी है ना, अभी तक के आप सबके साथ डिस्कशन में, वो ये चीज मैंने नोटिस करी है कि आप सब लोग ना फोकस कर रहे हैं उस चीज की तरफ जो आपने कभी पढ़ा होगा, किसी किताब में, किसी चैनल पर, कहीं जो भी पढ़ा होगा कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। आप वो सारी नॉलेज एक तरफ रख दीजिए। यकीन मानिए, उस नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऊपर जो बैगेज है इस चीज का कि मुझे इस चीज को ऐसे ही डिफाइन करना है, या एसेट को एसेट एसेट ही कहना है, या सेल्स को सेल्स ही कहना है, ऐसा कोई बैगेज किसी के ऊपर नहीं है, ना लाइफ में रखिए और ना यहाँ पे रखिए। ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी है, आपको अगर समझ में आता है क्या है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बहुत बड़े बड़े सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंडामेंटल्स की स्टडी के साथ क्या है, और ये बात वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, कि जब आप फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हो ना, तो 4 लाइन पढ़ने के बाद आप 5वीं लाइन पे रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो 4 लाइनें पढ़ी हुई है ना आपने, उन 4 लाइन में से कम से कम 4 या 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि उनकी आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब अगर आप 4 लाइनें पढ़ रहे हो और उसके अंदर 4 वर्ड ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आप कभी भी फंडामेंटल की स्टडी कर रहे हो, या जो लोग फंडामेंटल की स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं आज से, आप इस चीज को समझिए, किसी भी टर्मिनोलॉजी का याद रखना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? 2-4 चीजें जरूरी हैं जो इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे, और ये चीज अगर आपने याद कर ली तो हो सकता है कि आप अच्छे स्पीकर ना बन पाए फंडामेंटल के ऊपर, हो सकता है आप कोई किताब ना लिख पाए फंडामेंटल के ऊपर, लेकिन इतना पक्का है कि फंडामेंटल के मामले में आप कभी मात नहीं खाएंगे। आप अपनी कंपनी की एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा, मजा आने लगेगा पढ़ने में, और जब मजा आने लगेगा पढ़ने में तो धीरे धीरे करके आपको फिर वो नॉलेज आ जाएगी, चाहे भले से टर्मिनोलॉजी याद रहे या ना याद रहे। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलकुलस शायद सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो बहुत
मैथ में बहुत पुअर था, बट अगर आप उनसे पूछोगे इस थ्योरम का नाम क्या है या ये कौन सा फार्मूला है, तो शायद फार्मूले का नंबर ना पता, उससे हमें क्या लेना देना, हमने कभी 10th-12th में कुछ पढ़ा था, कोई फार्मूला था, हम भूल गए, बट अल्टीमेटली उसका जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बैकएंड में पता नहीं कौन कौन सी लॉजिक लगी हुई होती है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के, हमें उससे मतलब नहीं है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस, कि जब फंडामेंटल की हम बात करते हैं तो जो फ्रंट एंड पे है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बैक एंड पे क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम बैक एंड के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं और फ्रंट एंड को हम छोड़ देते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड क्या होता है? जो आपको दिखता है बेसिकली। बैक एंड क्या होता है? जो उसके पीछे पूरी प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, इसको को रिलेट करूं फंडामेंटल के साथ, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको ये मतलब समझ में आता है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ठीक है, तो आपका यकीन मानिए 90% 95% मामला हल हुआ है, 99% समझ लीजिए आपका मामला हल हुआ है। बट मैं आपसे पूछूं ईपीएस का फार्मूला पता है? अब बोलोगे नहीं आता है, तो क्या जरूरत है मुझे ईपीएस के फार्मूले को याद रखने की? मुझे पता है ना ईपीएस क्या होती है, बस दैट इज फाइन, इससे ज्यादा की मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। लोग कंफ्यूज होते हैं ईपीएस का फार्मूला क्या है, अब वो लॉजिक लगाते हैं कि ईपीएस का फार्मूला ये है तो ऐसे होना चाहिए, वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा समझो, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको नंबर से, इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, आपको पता चल गया कि भाई ये प्रॉफिटेबल कंपनी है कि नहीं है। ऐसे ही हम इंशाल्लाह आगे जाके इन्हीं टॉपिक के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ आसान लफ्जों में कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल की अगर आप बुकिश नॉलेज की बात करो, जो टिपिकल डेफिनेशन है, ये ऊपर वाली है, नीचे वाली को आप छोड़ दिए। वो बेसिकली कहती है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मेथड है किसी स्टॉक की फेयर मार्केट को डिटरमाइन करने का। मतलब क्या हुआ कि कोई स्टॉक का, किसी स्टॉक की कोई वैल्यू जो है, वर्थ जो है, कीमत जो है, जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हो, इसको आप ऐसे समझिए, अब आप प्लॉट खरीदते हो तो प्लॉट खरीदने से पहले आप पूरी एनालिसिस करते हो। क्या एनालिसिस करते हो? ये एनालिसिस करते हो कि ये प्लॉट कहां पर है, हाईवे से दूर है, हाईवे से पास है, इसकी कीमत क्या है, और क्या चीज पता करते हो, आसपास लोकेलिटी कैसी है, अप्रोच क्या है, ठीक है, पानी कैसा है, नीचे है, ऊपर है, अच्छा पानी है, बुरा पानी है। अगर मान लो आप कोई हॉलिडे होम बनाना चाह रहे हो, आप ये चेक करते हो कि भाई वेदर क्या है। अगर आप घर बनाना चाह रहे हो तो आप ये देखते हो कि यहाँ से स्कूल कितनी दूर है, मेरा ऑफिस कितनी दूर पड़ेगा, ये सारी चीजें चेक करते हो। इसी तरीके से जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो किसी कंपनी की, तो आप ये पता करने की कोशिश करते हो सबसे पहले कि ये कंपनी करती क्या है ना। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी ये काम करती है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो इंजीनियरिंग की कंपनी है, वो ऑटो ऑक्सिलरी है और उसकी सप्लाई करती है, तो आप ये देखते हो कि ये कंपनी ऑटो कंपनी को सप्लाई करती है, तो इसकी सेल्स कितनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, इसकी सेल्स मान लो 1 करोड़ रुपए है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई जब ये सप्लाई करती है इसका खुद का प्रोडक्ट तो यूज होता नहीं मार्केट में, तो इसकी क्लाइंटेल क्या है। अब आप क्लाइंटेल देखते हो, क्या क्या ये कंपनी मारुति को सप्लाई करती है, टाटा को सप्लाई करती है, टीवीएस को सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है। अगर इसके क्लाइंटेल बड़े हैं तो इसका मतलब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, अगर इसके क्लाइंटेल बुरे हैं तो इसका मतलब कंपनी की कोई रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, सिंपल सी बात है। अब जब आप ये देखते हो कि इसके कस्टमर जो है या जो क्लाइंटेल है वो बड़ी है, तो आप ये देखते हो अगर इसकी क्लाइंटेल बड़ी है तो क्या इसका रिवेन्यू बढ़ रहा है या इसका रिवेन्यू घट रहा है। हो सकता है उसकी क्लाइंटेल मारुति के साथ हो, लेकिन धीरे धीरे करके उस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कम हो रहा हो, मतलब मारुति ने वहां से अपने ऑर्डर घटाने शुरू कर दिए। अब आप ये चेक करोगे कि क्या मारुति ने ऑर्डर घटाए हैं या ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट हो रही है। अगर ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट हो रही है तो मे बी इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। ऑटो नीचे जा रहा है, हो सकता आने वाले टाइम में 1-2 साल में ऑटो वापस ऊपर आएगा, मारुति बंद तो होगी नहीं, ठीक है, और ये एसोसिएटेड कंपनी है, मारुति बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो फिर आपको ये एनालाइज होता है कि अल्टीमेटली मेरी कंपनी क्या करती है, किसके साथ करती है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, और क्या कंपनी के अंदर कोई झोलमाल है। अब ये जो झोलमाल वाला टॉपिक है ना, ये मेनली जो कवर होता है वो कवर होता है आपके
कंपनी के प्रोमोटर के हिसाब से। इंशाल्लाह इसकी भी हम बात करेंगे। नाउ व्हेन यू इन्वेस्ट इन ए कंपनी या एक प्लॉट में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक क्वेश्चन ये पूछते हो कि आज इस प्लॉट की वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो आने वाले टाइम में इस प्लॉट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मेरे प्लॉट का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। जब आप ये देखते हो कि मेरे प्लॉट का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये है कि आने वाले टाइम में ये 5 लाख का प्लॉट 10 लाख का हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका मामला सेट हो गया। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हो कि भाई ये 5 लाख का मेरा प्लॉट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक हाईवे था जो यहाँ से निकल रहा है, बट आने वाले टाइम में एक ऑलरेडी एक बाईपास प्रपोज है और ये जो हाईवे है ये शायद इतना चलता हुआ नहीं रहेगा, तो आने वाले टाइम में शायद मेरे प्लॉट की वैल्यू स्टिग्नेंट हो जाए, क्योंकि बाईपास के आसपास की रोड जो है वो ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगी तो उसके पैसे ज्यादा बढ़ने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है मेरी प्लॉट की ग्रोथ पे इंपैक्ट होगा। तो इन द सेम वे व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, आप ये देखते हो कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। एक और चीज यहाँ पे याद रखिए कि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो ये रेशियो और ये सब चीजें अपनी जगह सही है, वो दो चीजें देखता है। क्या कंपनी की करंट वैल्यू वर्थ है, क्या आज कंपनी अगर 100 रुपए की मिल रही है तो क्या इसकी 100 रुपए की कीमत है या 90 रुपए की कीमत है या 110 की कीमत है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आने वाले टाइम में ये कंपनी 200 रुपए की होने की पॉसिबिलिटी है। कंफर्मेशन कहीं नहीं होता है, पॉसिबिलिटी देखता है आदमी। ये दो चीजें आपको किसी भी HNI का आप इंटरव्यू ले लो, किसी भी बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टर हैं जो सो कॉल्ड मतलब दिग्गज समझे जाते हैं ग्लोबल मार्केट के और इंडियन मार्केट के, आप उनको देख लो, यू विल सी दे आर अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट ओनली दीज पॉइंट्स कि क्या मुझे ये कंपनी आज सस्ते में मिल रही है या अपनी वर्थ पे मिल रही है, और क्या इस कंपनी में इतना दम है कि ये आने वाले टाइम में जाके कुछ प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ के दे सकती है या नहीं दे सकती है। ये दो चीजें हैं जो किसी भी कंपनी में देखी जाती है बेसिकली। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एक्चुअल में इसी के चारों तरफ घूमती है और इसी का नाम है। यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। कोई क्वेश्चन किसी का? रेड फ्लैग अशफाक भाई कोई इसकी वजाहत कर दो जी। रेड फ्लैग जो आपने हाँ, कहा, मैं इंशाल्लाह रेड फ्लैग इसकी वजाहत। रेड फ्लैग असल में क्या होता है कि किसी कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद आपको वाजे नहीं है, बट वो आपको प्रॉब्लम दिख रही है। इंशाल्लाह उसकी बात हम करेंगे, या तो आज के सेशन में करेंगे या फिर आने वाले सेशन में करेंगे। ठीक है अशफाक भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। ये साहब, अब जो मैं बहुत देर से कह रहा था कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली, और टेक्निकल जो है बेसिकली वो कोई बेकार की चीज नहीं होते, उसका आंसर शायद आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा। नाउ हम दो तरीके से पैसा लगाते हैं मार्केट में, अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर से। एक लगाते हैं फंडामेंटली, जिसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो क्या है, जिसकी मैंने अभी बात करी, और दूसरा हम लगाते हैं टेक्निकली। टेक्निकल में हम बेसिकली कोशिश करते हैं 5-10% जो भी अपना अपना अलग अलग लोगों का मतलब व्यू रहता है, 10% 20% वो अपना लेके हम निकल जाएं। हमें अपना टारगेट पता होता है, मतलब हमें अपना टॉप पता होता है। आज मैं यहाँ पे 100 रुपए पे इन ट्रेड के लिए एंट्री ले रहा हूँ, मुझे पता है 130 के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मैं 125-126 पे निकल जाऊंगा, चाहे मैं दोबारा 132 पे फिर एंट्री ले लूँ, वो ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं दोबारा एंट्री ले लूंगा। ठीक है, फंडामेंटली जब आप किसी कंपनी में घुसते हो तो आपको अपना टारगेट नहीं पता होता, ना आपके पास कोई स्टॉप लॉस होता। जो लोग इस बात को प्रमोट करते हैं कि फंडामेंटल में कोई स्टॉप लॉस होता है, वो एक चीज भूल जाते हैं, किसी कंपनी के बिजनेस में कभी कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। कोई भी प्रोमोटर ये कह के अपनी कंपनी बंद नहीं करता है कि भाई मेरे स्टॉक का प्राइस यहां पहुंच गया,
या मेरी सेल्स यहाँ पहुंच गए, नहीं। तो फंडामेंटल इज स्काई इज द लिमिट, मतलब आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक अच्छी कंपनी में और अच्छे टाइम पे अगर आप घुस गए। अच्छा टाइम क्या होता है? अच्छा टाइम बेसिकली होता है एक अच्छा प्राइस। शेयर के लिए अच्छा टाइम मतलब एक अच्छा प्राइस। अच्छा प्राइस मतलब जहां पर उसकी फेयर वैल्यू जस्टिफाइड हो रही हो। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छे प्राइस पर, जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, घुस गए, तो आपके लिए फिर ना स्टॉप लॉस है, ना आपके लिए कोई टारगेट है। टारगेट इज एक्चुअली योर ओन विश कि यार मैं बुक करना चाहता हूँ। जनरली अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग मेथड आजमाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जब डबल हो जाए तो आप 50% एग्जिट कर दो, 50 का 100 हो गया तो आप 1000 शेयर थे उसमें से 500 बेच दो, तो आपका कैपिटल वापस आ गया, क्योंकि कंपनी आपकी ग्रो कर रही है। तो बाकी के फ्री के शेयर आप छोड़ दो। अब वो फ्री के शेयर हो सकता है कल को 1000 के हो जाएं, 2000 हो जाएं, 3000 हो जाए, यू नेवर नो। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे 30% 40% आप बुक करते रहो, जैसे जैसे आपका शेयर जो है वो डबल होता रहे। मतलब 100 का 200 हो गया तो आपने 30% बुक कर लिया, 200 का 300 हो गया तो आपने 30% बुक कर लिया, फिर उसके बाद बाकी के बचे हुए शेयर जो है वो आप छोड़ दो। कुछ लोग और एक तरीके के होते हैं, वो होते हैं कि आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है तो आपको प्रॉफिट बुक करने की क्या जरूरत है, आप होल्ड करिए जब तक कि उसका आप पूरा का पूरा खून ना चूस ले। तो मतलब या फिर आपको ये दिखाई दे जाए कि कंपनी एक ऐसी स्टेज पे आ गई है जहां पर आने के बाद अब इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो एक लेवल पे आके फिक्स हो गए। जैसे मैं आपसे एक बात करूं, कोई भी ब्लू चिप कंपनी जिसकी सेल्स 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ की है मान लो, क्या वो अपनी सेल एक क्वार्टर में 2 क्वार्टर में डबल कर सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या एक ऐसी कंपनी जिसकी सेल 5 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, क्या वो बैक टू बैक 5 या 10 क्वार्टर ऐसे दे सकती है जिसमें उसकी सेल डबल हो रही हो? आंसर इज यस। उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ वाली कंपनी वो 2 का 4 कर देगी, 4 का 8 कर देगी, 8 का 20 कर देगी। मान लो उसका मार्केट कैप 50 करोड़ था और आप बात कर रहे हो कि उसका शेयर जो था वो 100 रुपए का बढ़ के 400 का हो गया, तब भी उसका 200 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये बात अगर आपको किसी को यकीन ना आए तो आप कोई भी बड़ी कंपनी उठाइए, उनकी ग्रोथ फेज में जाइए और आप देखिए कि शेयर का प्राइस और मार्केट कैप कैसे भागा है। नाउ ये जो स्लाइड है आपको, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को बहुत क्लियरली अलग अलग करती है। कैसे अलग करती है? ये बेसिकली एक वेटेज देती है। वेटेज कैसे देती है कि ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो क्योंकि आपका टारगेट फिक्स है और आपका एक स्टॉप लॉस है, यानी कि आपने एक नंबर डिसाइड कर रखा है बेस्ड ऑन रिपीटेड हिस्ट्री एंड रिपीटेड पैटर्न, कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये स्टॉप लॉस हिट होता है और जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उस पैटर्न की रेस्पेक्ट करते हुए मैं जो वैल्यू देता हूं वो अपनी और एंट्री और एग्जिट को ज्यादा देता हूं। मेरा एंट्री और एग्जिट का जो प्राइस है उसको मैं ज्यादा वैल्यू देता हूं। फंडामेंटल को मैं थोड़ा थोड़ा चेक करता हूं, थोड़ा थोड़ा चेक करता हूं। क्या चेक करता हूं? मोटा मोटा उसमें यह है कि भाई सेल्स होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, आपका पीपीएस बढ़नी चाहिए, डेट कम होना चाहिए। इंशाल्लाह इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हाउएवर इन्वेस्टमेंट जब मैं करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि फंडामेंटली कंपनी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अब इसको अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो हो सकता है कि किसी एक कंपनी में आप घुसें और रिजल्ट से पहले निकल जाएं, क्योंकि वो टेक्निकली आपका टॉप आउट हो गया। अब जब टॉप आउट हो गया आपका, टेक्निकली आपका रेजिस्टेंस पे आ गया आपका शेयर, तो आप वहां से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी में घुसा है वो कभी भी किसी रिजल्ट से पहले बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे के लिए रिजल्ट ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। उसका जो ब्रेकआउट होता है ना बेसिकली वो फंडामेंटल इवेंट के ऊपर होता है। जैसे रिजल्ट अच्छे आए, वेल एंड गुड, रिजल्ट बुरे आए तो मेरा एक लॉजिक है कि क्या मुझे 2 बैक टू बैक बुरे रिजल्ट देखने हैं, 3 बैक टू बैक बुरे रिजल्ट देखने हैं जहां पे मुझे लगता है कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स जो है फंडामेंटली खत्म हो रहे हैं,
तो इसका मतलब फिर उसमें मुझे घुसने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे वहां पे नहीं रुकना है, चाहे भले से मेरा 20% का लॉस हो रहा हो, चाहे वहां पर मेरा 50% का लॉस हो रहा हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसके अपोजिट, और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं जैसे मैंने सोचा था वैसे ही चल रहे हैं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस टाइम 5000% पे बैठा हूं या 5,00,000% पे बैठा हूं। मैं 5000% के ऊपर भी अपना प्रॉफिट लेके बैठा रहूंगा। मैं रिजल्ट अच्छे आए हैं, रेजिस्टेंस पे आ गया है, मैं नहीं निकलूंगा, मैं बैठा रहूंगा। क्यों? आज नहीं तो कल उसको दोबारा जाना है। अल्टीमेटली कंपनी इज अबाउट सेल्स प्रॉफिट, करेक्ट? हमने पहले ही बात करी, हम सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि कंपनी का मतलब नंबर नहीं है, कंपनी का मतलब रिजल्ट है, कंपनी का मतलब सेल्स है, कंपनी का मतलब प्रॉफिट है। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आप वेटेज देते हैं फंडामेंटल्स को, कम वेटेज देते हैं टेक्निकल को। टेक्निकल आपको ये बताता है कि क्या, मतलब बताता है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप टेक्निकल का इस्तेमाल करोगे तो आपको एक हेल्प करेगा सही एंट्री देने में। हो सकता है 10-5% के डिस्काउंट पर आपको एंट्री मिल जाए। ट्रेडिंग में जब आप बात करते हो तो फंडामेंटल का रोल जो है वो लिमिटेड रहता है। ये क्लियर है? हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो जोड़ तोड़ के दोनों की बात करेंगे बेसिकली, कि फंडामेंटल का इस्तेमाल आप टेक्निकल में कैसे कर सकते हैं। अभी तक क्लियर है भाई साहब? किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो स्लाइड है जो शायद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब है, कि फंडामेंटल हमें बताता है, वो ये बताता है क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है। क्या खरीदना है मतलब किस कंपनी को खरीदना है, क्यों खरीदना है मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की वजह से खरीदना है, चीजें अच्छी हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं, इसलिए खरीदना है। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं सेल्स, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी की सेल्स जो है वो, मतलब आप ये समझ लो सब कुछ है। अगर सेल्स ही नहीं होगी तो बाकी नीचे तो कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई लोचा है। कर्जा, पी, प्रॉफिट अर्निंग क्या होती है इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। अर्निंग पर शेयर, ओपीएम, एसएचपी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऑपरेटिंग मार्जिन इज ओपीएम, फेयर वैल्यू प्लीज, इन सब की इंशाल्लाह हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। टेक्निकल बेसिकली आपको क्या हेल्प करता है? कब खरीदना है, मतलब किस प्राइस पर आपको एंट्री लेनी है, ये मदद जो है वो आपकी बेसिकली टेक्निकल की नॉलेज जो है वो आपको हेल्प करती है। मान लो आपको कोई एक अच्छी कंपनी पसंद आ गई, वो कंपनी आज से फॉर एग्जांपल 500 रुपए पे है। अब आपको दिखता है कि 490 का इसका एक ऐसा छोटा मोटा रीजन है जहां पे ये ऊपर नीचे होती है। जब तक 510 नहीं तोड़ेगी तब तक इसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो 510 नहीं तोड़ेगी तो चांसेस है कि हो सकता है 490 से घट के 450 तक पहुंच जाए। तो आप हो सकता है इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस कंपनी को खरीदना है, तो हो सकता है बजाय 490 के आप उस कंपनी को किसी ऐसे दिन जब मार्केट गिर रही हो, जब हाहाकार मचा हुआ हो, तब आप उस कंपनी को 460 पे, 450 पे, हो सकता है 435 पे भी खरीद लो, हो सकता है 420 पे भी खरीद लो, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। बट जब प्राइस नीचे जा रहा है तो क्या उस कंपनी की सेल्स कम हो रही है, बढ़ रही है? नहीं, उस कंपनी का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट, समझे आप? तो टेक्निकल हमें हेल्प करते हैं एक अच्छे अकोमुलेशन प्राइस पे, और फंडामेंटल हमें हेल्प करते हैं कि किसी कंपनी में क्यों घुसना है और उसके पीछे क्या हमारी लॉजिक है। क्लियर? अब फंडामेंटल बेसिकली क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार चलता रहेगा। मेनली जो है ना, आपको जो मैंने सबसे शुरू में बात कही थी कि बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड बातें की जाती हैं। आपको उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको स्टडी करना है तो अच्छी बात है, अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बोरिंग है तो आप उस डिटेल में मत जाओ कि वो क्या है। आप उसके पीछे की लॉजिक समझो, और उस लॉजिक को समझने के लिए ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं, ये बेसिकली 4, 5, 6 चीजें हैं जो आपका, अगर आपने
इनके बारे में समझ लिया, मतलब अगर आप ये समझ गए कि ये क्या है और इनका खेल क्या है, तो यकीन मानिए आपका फंडामेंटल 100% कवर हो गया। ठीक है, ये बेसिकली किसी कंपनी की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है। जब भी कोई कंपनी खड़ी होती है, जैसे हमने बात करी थी शुरू में, तो कंपनी का मैनेजमेंट उसे खड़ा करता है ना। अब अगर कोई मैनेजमेंट ऐसा है जो आपको पता है कि वो पॉलिटिकली किसी पार्टी से कनेक्टेड है, उसका पास्ट हिस्ट्री खराब है, फ्रॉड कंपनी है, मतलब फ्रॉड मैनेजमेंट है, पीछे केस चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आपको पता है कि भाई कोई एक आदमी, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से कोई आदमी एक दिन के अंदर अंदर सब अपना माफी तलाफी करके और बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। ठीक है, तो उसने कंपनी खड़ी करी है, तो जब तक वो ये साबित ना कर दे कि चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। दैट इज अबाउट मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आप कैसे चेक कर सकते हो, ऐसा क्यों होता है, आप इसको ऐसे कनेक्ट करके देखो कि जब भी कोई बड़ी कंपनी, जो जैसे बजाज है, रिलायंस है, कोई ऐसी कंपनी जब भी अपना कोई सब्सिडरी खड़ी करती है, तो लोगों का ट्रस्ट उस पर इतना ज्यादा होता है कि उसका आईपीओ एकदम रॉकेट बन जाता है, और उसके बाद उसकी ग्रोथ, जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आया था आईपीओ, टाटा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, टाटा के ऊपर लोगों का भरोसा है, इन्वेस्टर कम्युनिटी का भरोसा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आ रही है या किसकी सरकार जा रही है, टाटा अपने बिजनेस में एकदम इथिक्स को प्रायोरिटी पे रखता है। टाटा एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम फ्यूचर में भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने और बिजनेसेस को रन किया है पास्ट में, आने वाले टाइम में भी ये इस बिजनेस को ऐसे ही रन करेंगे। तो ये होता है बेसिकली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर कितने ही अच्छे हों, अगर मैनेजमेंट खराब है तो वो नंबर आज नहीं तो कल खराब हो जाने हैं। अब ऊपर से चलते हैं। सेल्स, अगर किसी कंपनी की सेल्स ही नहीं है, मतलब सेल्स ग्रोथ तो बात की बात है, मैं बात कर रहा हूं ऐसी कंपनी की जिसकी सेल्स ही नहीं है, सेल्स जीरो, ऐसी कंपनी है, चार्ट पे भाग रही है। किसी कंपनी की सेल्स ग्रो नहीं हो रही है बट कंपनी चार्ट पे भाग रही है, नो लॉजिक। तो आपको सबसे पहले देखना है भाई कंपनी खड़ी करने का मकसद क्या था। कंपनी खड़ी करने का मकसद था सेल्स जनरेट करना। अगर कंपनी सेल्स जनरेट नहीं कर रही है तो फिर कंपनी कर क्या रही है? ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए हो जाएगा, मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि उस कंपनी की सेल्स नहीं थी या उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ नहीं थी, मैंने उस कंपनी को मिस कर दिया। आपको हो सकता है फोमो हो कि यार मैंने मिस कर दिया, बट यकीन मानिए जिस दिन आप ये आदत डाल लेंगे, अल्टीमेटली ये आदत आपको हेल्प करेगी। क्यों? आप एक कंपनी में पैसा कमाओगे, 2 कंपनी में कमाओगे, 3 कंपनी में कमाओगे, जैसे जैसे आप ऐसी कंपनी में घुसने लगोगे, आप पैसा कमाने लगोगे, अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि आपका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो हो जाएगा कि आप एक ऐसी कंपनी में अपना अच्छा खासा अमाउंट लेके घुस जाओगे जिसमें कुछ नहीं होगा, और फिर वो कंपनी नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर क्या होगा? जो मेहनत का पैसा आपने 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 साल, 2 साल, 3 साल में कमाया था, वो सारा का सारा आपका एक ट्रेड में चला जाएगा, आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं। नाउ प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी सेल कर रही है और उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि कंपनी काम करती है बेसिकली प्रॉफिट के लिए। सेल्स हो रही है तो प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट की सैलरी इतने ज्यादा है, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि वो वहीं खपाया जा रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, सेल्स तो हो रही है, मैनेजमेंट अपनी जेब में भर रहा है और जा रहा है, तो फिर आपको ऐसी कंपनी से क्या लेना देना? अब अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को वैल्यू मिलनी चाहिए ना। दूसरी चीज जो है वो है कर्जा। बहुत सारी कंपनी बंद हो गई इस कर्जे की वजह से। सेल्स है, प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट इतना है कि उसकी फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो प्रॉफिट हुआ था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को खा जाती है। आज नहीं तो कल कंपनी का जो कर्जा है वो बढ़ता रहता है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती रहती है, बिकॉज ओवरऑल कंपनी इज इन लॉस, एंड अल्टीमेटली कंपनी जो है वो या तो एनसीएलटी में चली जाती है या कंपनी बंद हो जाती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज है वो है ईपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ओपीएम, ओपीएम क्या होता है? ओपीएम होता है बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन। अब ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको ये पता करने में हेल्प करती है कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में। क्यों? सपोज एक मार्केट में या एक सेक्टर में 4 कंपनी है ना, और एक कंपनी जो है वो 5% पे ऑपरेट करती है, मतलब 5% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ऑपरेट करती है। दूसरी कंपनी जो है वो 20% पे करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% वाले की डिमांड ज्यादा है, तभी तो वो 20 पे कर रही है। इसका मतलब अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी इज बेटर देन 5% वाला। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि कस्टमर जो सामने बैठा है वो 20% पे भी खरीदने को तैयार है, यानी कि 100 रुपए की चीज 120 में खरीदने को तैयार है आपके कॉम्पिटिटर से, और आपसे वो 105 रुपए में लेने को तैयार नहीं है। ओके, अगला जो है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ही एक चीज होती है, वो होती है प्लेज। प्लेज क्या होता है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। प्लेज होता है गिरवी रखना। बचपन में कहानी हम सुना करते थे कि नवाब साहब बैंकरप्ट हो गए, धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पहले बर्तन गिरवी रखे, फिर घर गिरवी रखा, पिक्चरें भी हैं एक दो, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि नवाब साहब जो है वो सड़क पे आ गए। कोई भी कंपनी जो प्लेज पे ज्यादा फोकस करती है, कैसे? मान लो 5% 10% तक का प्लेज आप मान सकते हो। कभी कभी जो वर्किंग कैपिटल एक्सटेंसिव कंपनी होती है, उनके पास पैसा नहीं है मान लो, तो वो अपने शेयर प्लेज करके उठा लेती हैं। बड़ी बड़ी कंपनी भी ऐसे काम करती है और फिर अपना वो प्लेज जो है रिलीज करा लेती है। बट कुछ कंपनी क्या है, वो धीरे धीरे अपना प्लेज जो है बढ़ाती रहती हैं और अल्टीमेटली अपना प्लेज जो है रिलीज नहीं करती है। तो आज नहीं तो कल उनको बंद होना ही होना है, या उनको नीचे जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल पा रही है। भले से वो प्रॉफिट दिखा रही हो, आपको ऊपर प्रॉफिट दिख रहा हो, बट अपना वो प्लेज रिलीज नहीं करवा पा रही है। इसका मतलब उसने जो गिरवी अपने बर्तन रखे हैं वो नहीं छुटवा पा रही है। तो फिर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको आप ऐसे करके देखिए, कनेक्ट करके देखिए कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर जो उसने प्लेज किए थे उनको रिलीज करवाती है, तो क्या होता है? शेयर के प्राइस में बहुत जबरदस्त जंप आता है। ठीक है, वो जंप ये सेंटीमेंट डिक्लेयर करता है कि अल्टीमेटली कंपनी की फाइनेंशियल हैसियत जो है वो चेंज हो गई। नवाब साहब के पास पैसा आ गया, उन्होंने गांव की जमीन बेच दी और अपने शेयर जो है वो, अपना घर जो है उन्होंने रिलीज करा लिया महाजन से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल भाई। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? क्या वाकई में समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सर, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेज को जरा मिसाल से समझाएंगे सर? सॉरी, क्या बोले? ये प्लेज जो आपने कहा है, गिरवी जो रखती है कंपनियां, जी, इसको किसी मिसाल से रिलेट करके अगर समझा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मिसाल मैंने बताई नवाब साहब वाली। नवाब साहब ने अपने बर्तन गिरवी रख दिए, कंपनी ने अपने शेयर गिरवी रख दिए। समझ में आया हारून भाई? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी भाई। उन्होंने और उन्होंने वो जो अभी बताया वो नवाब साहब वाला, वो पूरा उसी पे ही, प्लेज पे ही था वो चीज। और किसी का कोई सवाल? ओके, तो अब हमने ऑलमोस्ट मोटा मोटा ओवरव्यू कवर कर लिया है, और मेरे ख्याल से बेसिक हमारा जो ओवरव्यू बनना चाहिए था, जो ग्राउंड हमारा बनना चाहिए था, वो फंडामेंटल का बन गया है। अब आपको शायद समझ में आ गया है कि फंडामेंटल क्या होते हैं। अब हम जो है फंडामेंटल की वो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है उनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक दो चीजें हम आज कवर करेंगे, और बाकी की चीजें जैसे मैंने आपके ग्रुप के जो एडमिन हैं उनसे मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आगे 1 या 2 सेशन जो भी होंगे उनमें वो कवर करने की कोशिश करूंगा बाद में। तो कुछ एक चीजें आज कवर करेंगे, कुछ एक चीजें हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो सबसे पहले होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब इसमें एक कंफ्यूजन है।
इसके बारे में मैं बात करूं तो उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करूं ताकि आपको चीज समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो अब एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है और एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 50 करोड़ का है। अब जो 5,000 करोड़ की कंपनी है उसने भी कर्जा लिया 10 करोड़ का और जो 5 करोड़ की कंपनी है उसने भी कर्जा लिया 10 करोड़ का। तो अब कर्जा तो दोनों का बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों कंपनी की एनालिसिस करो सिर्फ कर्जे की, बाकी सब छोड़ दो, किसके ऊपर कर्जा ज्यादा है किसके ऊपर कर्जा कम है, तो आप बोलोगे यार दोनों के ऊपर कर्जा बराबर है, 10 करोड़ का इसने ले रखा है 10 करोड़ का उसने ले रखा है, तो आपका स्टेटमेंट गलत है। या आप भी समझते हो एक बड़ी कंपनी के लिए 10 करोड़ की कोई हैसियत नहीं है और छोटी कंपनी के लिए 10 करोड़ की बहुत हैसियत है। इस चीज को समझने के लिए या इस चीज को क्लियर करने के लिए एक रेशो की बात करते हैं, जिस रेशो में सिर्फ दो चीजें होती हैं। वो रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो। वो रेशो बेसिकली ये बताता है कि किसी कंपनी के एसेट के हिसाब से उसके ऊपर कितना कर्जा है। बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। इसकी कैलकुलेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है मेरा एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई। नाउ वैल्यू क्या होनी चाहिए कि भाई डेट टू इक्विटी रेशो तो हमारा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जो हमें देखना है। मैं अभी आपको क्विकली स्क्रीनर में लगा के बता दूंगा कि इसको कैसे लगाना होता है, तो वो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है, आप इसको ऐसे समझो कि डेट जो है वो 100 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1, मतलब कंपनी अपना शेयर होल्डर इक्विटी डेट जो है एसेट बेच के हाथों हाथ पूरा कर सकती है, ऐसा हो गया। ठीक है, जो लोग 2 बोलते हैं वो इसका अपोजिट बोलते हैं कि भाई थोड़ा डेट बढ़ा के भी हो सकता है। मान लो 100 करोड़ का डेट है और 200 करोड़ का डेट है और 100 करोड़ की शेयर होल्डर इक्विटी हो गई, वो ऐसे भी बात करते हैं। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इसको 1 रखिए, हमेशा 1 रखिए। कभी कभी क्या होता है, बल्कि मैं बोलता हूं अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट वाली स्क्रिप्ट में घुस रहे हैं तो आप इसको 0.7 रखेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगी क्योंकि फिर वो आपका मामला जो है और अच्छा हो गया। नाउ अगर आप ये देखते हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस कि किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो मान लो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है और आपको वो चार्ट के ऊपर बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है, तो आप घुस जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतना लंबा उस कंपनी में रुकने वाले नहीं हो कि वो डेट का इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा, ठीक है। बट किसी भी कंपनी में जिसका डेट 1.2, 1.3 से ज्यादा हो या 1.1 से ज्यादा हो, सॉरी 1.5 से ज्यादा हो या 2 के ऊपर हो, आप ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज ऑफ सेटअप आप घुस रहे हैं तो आप शायद कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप जो है वो जरूर याद रखिए। मैं आपको क्विकली दिखा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहिए, स्क्रीनर पे आप कैसे लगा सकते हैं। तो स्क्रीनर पे लगाना बहुत आसान है। जैसे हम टीसीएस लेते हैं या कोई और भी कंपनी ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, आप यहाँ जाइए, तो ये मैंने यहाँ पे डेट टू इक्विटी लगा रखा है, मैं इसको निकाल देता हूँ फॉर द टाइम भी। आप जाओगे आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे मेरा था, और डेट टू इक्विटी कहाँ, ये रहा, मैंने डेट टू इक्विटी निकाल दिया, ठीक है। अब आप स्क्रीन को देखोगे तो आपको डेट टू इक्विटी कहीं नहीं दिखाई देगा। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा वैसा कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये डेट टू इक्विटी यहाँ पर नहीं है। अब मुझे इसमें डेट, आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, आप जाइए यहाँ पर लिखिए डेट टू इक्विटी, इस पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करने के बाद जहां भी रखना है रख दीजिए। मैं यहाँ टॉप पे रखता हूँ तो मैं इसको टॉप पे रखता हूँ और इसको सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर डेट टू इक्विटी मिल गया। टाटा कंसल्टेंसी का डेट टू इक्विटी कितना है, वो 0.08 है, ठीक है। इसके अलावा जब आप डेट चेक करते हैं, डेट क्या होता है, कर्जा होता है, जब आप कर्जा चेक करते हैं तो आप एक चीज और देख सकते हैं। वो चीज क्या होती है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वर्सेस कंपनी के ऊपर कैश रिजर्व कितना है। तो अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है और ये वाली वैल्यू आपकी 1.5 भी आ रही है, तो आप ये देख सकते हो कि आज नहीं तो कंपनी इस कैश से अपना कर्जा चुका सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगा उस टाइम पे, बट स्टिल
ये आपका 1.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 1.5 के ऊपर जाएगा तो आप कभी भी किसी टाइम ट्रबल में पड़ सकते हो। पढ़ोगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट पढ़ने की पॉसिबिलिटी है। और हमें क्या करना है, हमें ऐसे सारे रास्ते अपने लिए बंद कर देने हैं जहां पर हम जो है वो कोई नुकसान की पॉसिबिलिटी रखें। क्लियर भाई? तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 0.7 या 1 हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है, आप अपने अपने जज्बात काबू में नहीं रख पा रहे हो, तो आपको 1 के ऊपर जाना है। 1 के ऊपर भी ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। 1.2 1.3 मैक्सिमम 1.5 प्रॉफिट बुकिंग करो और निकलो, नहीं तो आपको ऐसी कंपनी में घुसना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? पीई रेशो। पीई रेशो क्या है? बेसिकली एक कंपनी कमाती है बेसिकली 500 करोड़, उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा, सेम एग्जांपल है जो मैंने पहले दिया। तो पीई रेशो बेसिकली आपको क्या हेल्प करती है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जब आप उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करोगे तो आपको वो हेल्प करेगा ये बताने में कि कंपनी जो है वो अभी करंट प्राइस से और मार्केट डिमांड के हिसाब से और अपनी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या अपने सेक्टर की और कंपनी से सस्ती है या महंगी है। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ ए कंपनीज शेयर that is stock price to the company's earning per share. The ratio is used for valuating company and to find out whether they are overvalued and undervalued. ठीक है, इसमें एक चीज आप याद रखें। वो चीज क्या याद रखें कि कंपनी किसी भी सेक्टर की जो लीडर कंपनी होती है, जैसे आप पेंट में जाओगे, मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। ठीक है, यहां पे जाता हूं मैं एशियन पेंट, आपको समझ में आएगा। एशियन पेंट पे जाता हूं और मैं यहाँ पे इसके पीयर चेक करता हूं। अब आप पीयर देखोगे ना तो आप ये देखोगे कि जो लीडर कंपनी है, जो उस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उनकी जो पीई होती है वो हमेशा इंडस्ट्री पीई से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री पीई होती है बेसिकली वो एवरेज होती है उस सेक्टर की सारी कंपनी के लिस्टेड कंपनीज का। तो अल्टीमेटली यही कंपनी है जो इसको पी को ड्राइव कर रही है, मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है इंडस्ट्री पी का वो यहीं से आ रहा है, तो इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस जहां पर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो जो फ्यूचर में जाके आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे देती हैं और शायद अंडर वैल्यूड है, वहां पर आप ये कोशिश करते हो कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं जिसकी पीई जो है वो कम है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जब आप देखते हो ट्रेडिंग के लिए कोई कंपनी देखते हो तो आप ये देखते हो कि भाई कंपनी जो है वो सेक्टर की लीडर है और बड़ी कंपनी है, तो मुझे तो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए घुसना है, मान लो हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो अगर इसकी पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है देन इट इज फाइन, देयर शुड नॉट बी एनी इशू। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात हमेशा आप याद रखिए। नाउ इंडस्ट्री पी और मार्केट पी, स्टॉक की पी तो आप जब भी निकालोगे तो ये लगी हुई आएगी, ये इन्होंने डिफॉल्ट में डाल रखी है स्क्रीनर के अंदर, स्क्रीनर के अंदर ये इन्होंने डिफॉल्ट में डाल रखी है, यही लगी हुई आती है। और अगर इंडस्ट्री पी आपको डालनी है तो आप यहां से ऐसे ही एडिट रेशो करके डाल सकते हो, या फिर आप यहां पर डाल के रखो एडिट कॉलम में जाके इंडस्ट्री पी डाल के रखो, तो फिर आपको जैसे मैंने ये सेट कर रखा है ऐसे ही आपको इंडस्ट्री पी जो है वो दिखाई दे जाएगी। तो आप क्विकली एनालाइज कर लोगे कि भाई मेरी कंपनी सस्ती है महंगी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर के लीडर्स तो आपको पता ही होंगे जब आप उसमें ट्रेड की एंट्री भी ले रहे हो। क्लियर? क्लियर है? जी सर। ओके, अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप देखते हो बेसिकली तो वो आपको दिखता है यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ये बताता है कि आपकी कंपनी में किस किस आदमी ने पैसा लगा रखा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे प्रोमोटर की होल्डिंग आपकी कितनी है। अगर आपकी कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग मान लो 20% है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं इससे पहले इस प्रोमोटर को अपनी कंपनी में खुद इन्वेस्ट करना चाहिए ना।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई कानून नहीं है, हो सकता हो तो कोई अगर हो तो कोई मुझे बताए कि किसी कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग मिनिमम कितनी हो सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ पे एक कानून है कि कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम का जो लिमिट है वो 75% है, मिनिमम का लिमिट कुछ नहीं है, वो 0 भी हो सकती है। ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये एक मतलब डिलीमा वाली चीज है जिसे कहना चाहिए। तो अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग कम है तो इसका मतलब कंपनी के प्रोमोटर को ही अपनी कंपनी में ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आप क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। नाउ एज ए जनरल स्टेटमेंट, जो लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं ट्रेडिंग से पहले, वो एक चीज चेक करें, ट्रेडिंग के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, एक चीज चेक करें कि प्रोमोटर होल्डिंग कम से कम 40% तो होनी चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 40% होनी चाहिए। नंबर 2, कोशिश करें कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जहां पर FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो एंट्री करे हुए हैं। ऐसी कंपनी में आप ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो रेड फ्लैग्स की मैं बात कर रहा हूं या चोर मैनेजमेंट की जो बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी चेक करके ही घुसते हैं, वो किसी ऐसी कंपनी में जल्दी से नहीं घुसते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड का डिसीजन लेने की सोच रहे हैं जिसमें प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब प्रोमोटर अपना ट्रस्ट जो है अपनी कंपनी के ऊपर है वो लगातार बढ़ा रहा है, तो विच इज अ गुड थिंग। सेम इज फॉर DII एंड FII। अगर FII और DII किसी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए। और जैसी चीज मैंने प्लेज के टाइम पे बात करी थी, जब मैं अभी थोड़ी देर बात कर रहा था, कि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि 10% से ऊपर का प्लेज ना हो। मैं ये बात बार बार क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनकी कंपनी की होल्डिंग 50% है बट उनका प्लेज जो है वो 100% है, यानी कि भले से वो 50% की प्रोमोटर होल्डिंग दिख रही है लेकिन वो 100 का 100% उन्होंने, जो 50% है वो पूरा का पूरा उन्होंने गिरवी रख रखा है। अब क्वेश्चन आता है कि आप ये कहाँ चेक कर सकते हो, तो इसको चेक करने के लिए सेम है, आप यहाँ जाओगे तो देखो मैंने प्लेज यहाँ, ये देखो मैंने प्लेज परसेंटेज यहाँ पे एशियन पेंट वालों ने भी अपनी 6-6.5% जो है वो प्लेज कर रखी है, विच इज फाइन। मैंने बोला ना कि अगर वर्किंग कैपिटल के लिए 5 से 10% बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो प्लेज करती हैं, ठीक है। बट अगर मान लो ये एशियन पेंट ही रहे, एशियन पेंट ही रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये प्लेज बढ़ के 6% से 16% हो जाए और उसके बाद फिर 20 हो जाए, तो भाई मैं एज एन इंडिविजुअल, चाहे एशियन पेंट हो या इन्फोसिस हो या रिलायंस हो, मैं फिर ऐसी कंपनी में नहीं रुकूंगा। क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डेंट लग रहा है, जिसकी वजह से कंपनी जो है अपना पैसा जो है या अपने शेयर गिरवी रख के और पैसा लेने के लिए मजबूर है। ये पैसा क्यों ले रही है? वर्किंग कैपिटल के लिए ले रही है ना, मतलब क्यों ले रही है, वरना कोई लॉजिक बनती नहीं है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक छोटी सी चीज बताता हूं, इसके बाद मैं क्विकली आपको बताऊंगा सेल्स का और ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। देखो, सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ क्या कहना चाहिए, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो 10% के आसपास की अगर आपकी ग्रोथ है और आपको चार्ट दिख रहा है सेल्स में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े आराम से क्वार्टरली। ट्रेडिंग के लिए एनुअल मेरे ख्याल से देखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वार्टरली देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वार्टरली आप देखते हो कि 5-7% की 10% की ग्रोथ है, विच इज गुड, बट अगर कोई कंपनी 2% 3% की ग्रोथ दे रही है ओपीएम में, ऑपरेटिंग मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो, तो फिर ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ कम से कम 10 से 15% फॉर ट्रेडिंग पर्पज। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज सेल्स ग्रोथ जो है YOY में कम से कम 20-25% की होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो सेल्स के अंदर प्राइस के अंदर करेक्शन आता हुआ मिलेगा। मतलब
ऊपर की तरफ भागता हुआ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप ट्रेडिंग के लिए किसी कंपनी को पकड़ते हो जिसका 2% 3% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो हो सकता है वो सडन जंप मारे बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स। ये वैल्यू अच्छी थी, यहाँ से डबल हो गई, ऑपरेटिंग मार्जिन 2% का 2% ही रहा, तो कुछ लोग रिजल्ट को देख के घुस जाएंगे, प्रॉफिट को देख के घुस जाएंगे, बट अल्टीमेटली उन्हें पता है कि ये ऑपरेटिंग मार्जिन 2%, 3%, 4% जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखनी चाहिए। अब एक और चीज है, वो ये है कि ईपीएस जो है वो आपकी ग्रोथ फेज में होनी चाहिए। मैं ईपीएस की बात बार बार करता हूं, और अगर मेरी और वीडियो आप देखते हैं तो आपको पता है कि मैं ईपीएस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। उसका रीजन क्या होता है कि ये सारा का सारा जो आपका बैलेंस शीट का निचोड़ है ना, वो आपको ईपीएस में दिख जाता है। ईपीएस ऐसा है, आप ये समझ लो कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको सीटीसी बताई जाती है ना, कि इतनी सीटीसी है, इतना ये है, और आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब आपकी मंथली सैलरी आती है तो वो क्या होती है? तो ये ईपीएस आप ऐसा समझ लो कि मंथली सैलरी की तरीके से है। सब कट कटा के जो मिलता है ना, बताने के लिए नंबर बहुत कुछ है, बट अल्टीमेटली जो आपकी जेब में आ रहा है वही आपकी सैलरी है। तो ईपीएस इज लाइक योर सैलरी। तो अगर आप मतलब आपकी सीटीसी बहुत ज्यादा है और आपको अल्टीमेटली टेक होम कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा भाई, सीटीसी मेरी 50 लाख है और मेरी पर मंथ सैलरी 1 लाख है, फायदा क्या हुआ? यू नेवर नो, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, किसने देखा 25 लाख का बोनस एट द एंड ऑफ ईयर क्या होगा? कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, है ना? तो ये हमारा क्या कहना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए जो हम देखते हैं वो ईपीएस पर हम फोकस करते हैं। दूसरी बात, कभी भी किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए, सॉरी ट्रेड मत करिए, क्योंकि आपका ट्रेडिंग स्पेसिफिक है तो मैं बार बार उधर डाइवर्ट हो जाता हूँ। ट्रेड मत करिए जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी जीरो हो, जिसमें कंपनी प्रॉफिट ना बना रही है। और प्रॉफिट का मतलब जब मैं बात करता हूं जब कंपनी जिसमें ईपीएस आपका पॉजिटिव ना दे रही हो। कंपनी अगर ईपीएस निगेटिव दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली वो प्रॉब्लम आती है आपकी अदर इनकम से, ठीक है? अदर इनकम आपकी जो है वो बहुत ज्यादा है, आपने देखा ईपीएस बढ़ गई, अगली बार वो अदर इनकम गायब हो गई, आपकी ईपीएस धड़ाम से गिर गई। आपने रियलाइज ही नहीं करा कि मेरी जो पिछली बार की थी वो इतनी थी, मैं घुस गया था, मैं रियलाइज कर रहा था कि भाई इसने ग्रोथ इतनी दी है तो अगली बार इतना होगा, और अल्टीमेटली आपका जो है वो टाई टाई फिश हो गया। सेम इज एप्लीकेबल विद इंटरेस्ट। अचानक से कंपनी ने लोन ले लिया, बोरोइंग बढ़ गई, और आपका यहां पे प्रॉफिट दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है, ठीक है? या कंपनी ने कोई तगड़ा डेप्रिसिएशन दिखा दिया। मैं इन चीजों की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि शायद वो आपके पर्पस के लिए नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब क्विक ही रखना चाहता हूं, तो मैं इसीलिए बताता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी कवर हो जाती हैं ईपीएस के अंदर। अगर आप अपना सारा का सारा ध्यान ईपीएस के ऊपर लगाते हो तो अल्टीमेटली आप अपनी टेक होम के ऊपर फोकस करते हो, ठीक है? अब इसके लिए आप एक क्विक स्क्रीनर भी रन कर सकते हो। जैसे मान लो शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग, है ना? मुझे प्रोमोटर होल्डिंग रखनी है मोर देन 40%, बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी। मैं सारे की बात नहीं करूंगा, माशाल्लाह आप सब समझदार लोग हैं। अब तो ये 3477 कंपनी है, बाकी की कंपनी छोड़ दो। 3477 कंपनी है जिनमें प्रोमोटर होल्डिंग 40% के ऊपर है, प्लीज लगा दो। लेस देन 10% है, लो ये हो गया, और कम हो जाएंगी 3189, मतलब उसके ऊपर लगा दो आप क्या कहना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशो मैं 2 रखता हूँ या 1.5 रखता हूँ, 1.5 होना चाहिए। आपने इसको रन किया, ये आ गया, तो कितनी कंपनी रह गई आपकी? 2643 कंपनी आ गई जो ऐसी हैं जो आपके इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, ठीक है? अब इसमें मैं एक और क्राइटेरिया लगा देता हूँ छोटा सा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई स्कैनर क्रिएट कर रहा हूँ। ईपीएस जिनकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोर देन 0, ठीक है? और कम हो जाएगी, ये हो गई 2234 कंपनी ऐसी हैं जो आपके पास, मतलब अगर आप इन जनरल बात करोगे तो टोटल 2234 कंपनी ऐसी हैं जो आपके इन क्राइटेरिया पे फुलफिल करती हैं। और आप ये कह सकते हो कि भाई मैं इनमें फर्दर R&D करके अपनी टेक्निकल और
फंडामेंटल निकाल सकता हूं। ओके, क्लियर। नाउ क्विकली मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करता हूं और इंशाल्लाह फिर आज का जो हम सेशन जो है वो रैप अप करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब आप कोई कंपनी में ट्रेड करो तो आपको क्या करना है, यहां पर जाना है, ठीक है, उस कंपनी का नाम डालना है। मान लो जैसे ये एडिक्टिव, ये है जैसे, है ना, एडिक्टिव है, इसमें आप कोई भी डाल लो, एडिक्टिव डाल दिया। अब इसको आपको करना है फॉलो। जैसे ही आप फॉलो करते हो ना तो आपके ऊपर जो है ये फीड में जो है उसके उससे रिलेटेड जो है वो न्यूज आइटम आने शुरू हो जाते हैं। वो जो न्यूज आइटम आते हैं उनको आपको खोल के जो है वो पढ़ना है। उससे आपको अंदाजा होगा कि भाई फाइनेंशियल रिजल्ट आए नहीं आए, कोई कंपनी ने कोई नया अनाउंसमेंट किया है, कैसे किया है, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई रिजल्ट आए कि नहीं आए। ओके, दूसरी चीज क्या करनी है, अचानक से अगर कोई फॉल आता है या राइज आता है तो आप अगर अपनी न्यूज को ट्रैक कर रहे हो तो आपको अचानक से कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। आपको पहले से पता है कि भाई कंपनी में गड़बड़ घोटाला हुआ है, आग लगी है, आईटी की रेड पड़ी है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर जो है वो अचानक से गिरा है। आप एकदम से, ऐसा नहीं हुआ कि भाई अचानक से 20% का मेरा प्रॉफिट जो है वो पोर्टफोलियो जो है कैसे गिर गया। इसके अलावा आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको एडवांस में पता रहेंगी, बोनस, स्प्लिट, ईजीएम, एजीएम, रिजल्ट डेट, डिविडेंड डेट, ये सारी आपको पता रहेंगी। इन जनरल आप ये देखोगे ना कि ग्रुप में इनके ऊपर बहुत टाइम खराब होता है। लोग पूछते हैं भाई डिविडेंड कब आएगा, रिजल्ट डेट क्या है, रिजल्ट आ गया क्या, एजीएम कब है। मतलब एजीएम के ऊपर बात नहीं करते बट एजीएम के आउटकम के ऊपर तो बात होती है। ईजीएम में क्या हुआ, क्योंकि ईजीएम में ही डिसीजन होते हैं और एजीएम में ही डिसीजन होते हैं। कंपनी का शेयर स्प्लिट हो गया, लोग पूछते रहते हैं मेरा शेयर अचानक से जो था वो इतने पैसे का हो गया, 10 रुपए का शेयर था 1 रुपए का रह गया, बोनस हो गया तो भी शेयर का प्राइस गिरता है। तो अगर आप ये सिंपल सा काम कर लोगे स्क्रीनर के अंदर तो आपको पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है, आप अननेसेसरी जो है वो घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब एक क्विक स्लाइड लास्ट की, फंडामेंटल बेसिकली क्या होते हैं और टेक्निकल क्या होते हैं। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो तो बिल्कुल ऐसा है कि फंडामेंटल जो है वो आपका कंक्रीट और ब्रिक्स है जिसके ऊपर आप पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, और टेक्निकल जो है वो आपकी इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग है। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपने एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और क्या कहना चाहिए उसका ब्रिक वर्क बहुत बढ़िया है और आपने सॉलिड बीम वीम लगाए हैं और आप सोचते हो बिना प्लास्टर के और इंटीरियर डिजाइनर के फ्लैट बिक जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बिकेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बहुत लंबे लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन में पड़ी रहती है। ठीक है, वो पड़ी रहेंगी 5-5, 10-10 साल, कभी कभी तो 2-2, 3-3 साल पड़ी रहती हैं। स्लो अकुमुलेशन होता रहता है उनका, लोग खरीदते रहते हैं लेकिन प्राइस में जंप नहीं आता है। लेकिन जैसे ही उसमें टेक्निकल का थोड़ा सा भी तड़का लगता है, टेक्निकल का तड़का ऐसे नहीं आता है कि वो बिकॉज ऑफ प्राइस या वॉल्यूम आया हो, नहीं, टेक्निकल का तड़का ऐसे आता है कि कंपनी ने कोई फंडामेंटली छोटा मोटा चेंज किया। एक अननोन कंपनी थी जो ये चाहती नहीं थी कि मैं नजर में आऊं, बट अचानक से वो कंपनी किसी एचएनआई की नजर में आ गई, ठीक है, और एचएनआई ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब वो एचएनआई ने उसमें इन्वेस्ट किया तो आप देखोगे कि उसका तो नाम आएगा, उसका नाम आएगा तो लोग उस कंपनी को स्टडी करना शुरू करेंगे तो देखेंगे यार इसकी तो पीई बहुत बढ़िया है, ये तो अंडर वैल्यूड है, सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें होंगी और फिर आप देखोगे कि अचानक से एक कंपनी जो बिल्कुल डेड पड़ी थी, उसके फंडामेंटल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आए, फंडामेंटल्स वर वेरी गुड, लेकिन वो किसी की नजर में नहीं आई थी। ठीक है, और वो जब वो नजर में आती है तो फिर वो भागना शुरू कर देती है। और मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ये आप जो हैं देख सकते हो ओम इंफ्रा, जिसमें मेरे ख्याल से विजय केड़िया साहब घुसे थे, शायद ओम मेटल या ओम इंफ्रा कुछ ऐसी कंपनी थी, और एक आपकी पटेल इंजीनियरिंग में भी घुसे थे तो वो भी अचानक से भागी। ठीक है, और बहुत सारी कंपनी है जो लाइमलाइट में नहीं आती हैं बट अचानक से कोई एचएनआई घुसता है। तो क्या आप ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस, आप ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको मतलब क्या कहना चाहिए, भूसे में से सुई जैसे निकालते हैं ना, वैसा करना पड़ता है, लेकिन निकल जाती है। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि अनबिलीवेबल रिटर्न मिलते हैं क्योंकि आप खरीदते रहते हो। किसी साहब ने कहा था पेशेंस का इस्तेमाल करते हो, होल्ड करते हो, क्योंकि आपको पता है कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहे और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको 1-2-3 साल बाद जो है वो रिटर्न मिल जाता है। और कभी भी कोई भी अंडर वैल्यूड कंपनी
with good fundamentals and improving fundamental attached with a growth story, बहुत लंबे टाइम तक कहीं नीचे नहीं पड़ी होती। बहुत बड़े बड़े लोगों का नेटवर्क है जो सिर्फ यही काम करते हैं, सुबह दोपहर शाम बैठ के ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं और वो उनकी नजर में आ ही जाती है। ठीक है, हम और आप ढूंढते हैं। मैं बताता हूँ, देखो मेरी स्क्रीन आप चेक कर लो, ये स्क्रीन, इतनी सारी स्क्रीन जो है मैं रन करता हूँ ऑलमोस्ट हर महीने। इनमें से बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो मैं खुद पर्सनली चेक करता हूँ और तब जाके मुझे एक आध कंपनी मिलती है महीने में, 15 दिन में एक बार, जो मुझे फिर बाद में इंशाल्लाह रिटर्न देती है। तो मैं उसकी सारी स्टडी करता हूँ। मतलब इतना आसान नहीं है बट मिलता है रिटर्न। ओके, दैट वाज माय लास्ट स्लाइड। नाउ अगर आप आज के सेशन के बाद मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ गए हो, तो जो मैंने सबसे शुरू में पूछा था, तो फंडामेंटल बेसिकली क्या करता है? फंडामेंटल आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप नंबर में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। ओके, तो ये मेरा बेसिकली आज का सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है, तो छोटे छोटे सेशन रखेंगे, ज्यादा लंबे नहीं रखेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। ये मेरा चैनल है, अगर किसी को एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल के ऊपर डिस्कशन देखना है तो आप वहां पे आ सकते हो। मैं सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करता हूँ, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। एक क्वेश्चन है, शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा सेशन था माशाल्लाह। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू 1, क्या ये शरिया कंप्लाइंट है? वो ले सकते हैं इक्वल टू 1? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई कंपनी अपना डेट टू इक्विटी रेशियो कम करने के लिए या डेट पे ऑफ करने के लिए स्टॉक प्लेज कर रही है, तो उस बारे में क्या नजरिया है, कैसे उसको लिया जाए फंडामेंटली? मोस्ट ऑफ द टाइम, पहली बात तो आपके पहले सवाल का रहमत भाई मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ इस चीज के लिए कि शरिया कंप्लायंस है कि नहीं है। आप जो भी फॉलो करते हैं, मैं किसी स्टॉक को, सॉरी किसी क्या कहना चाहिए, शरिया कंप्लायंस मेथड का नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको बता दूं, आप जो भी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर आप जाके चेक करेंगे, उसके बाद ही जाहिर सी बात है आप ट्रेड और इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक डिफरेंट है पॉइंट। अभी क्या होता है, कुछ लोग मार्केट कैप लेते हैं, कुछ लोग एसेट लेते हैं, तो इन दोनों में भी फर्क है। तो वो मैं मतलब उसको, क्योंकि मेरी अथॉरिटी नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 1 तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। नाउ पॉइंट नंबर 2, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई कंपनी प्लेज करके और डेट पे ऑफ करे, क्योंकि ये जस्टिफाइबल नहीं लगता है। आप समझ रहे हो, जनरली जो प्लेज करते हैं ना, वो लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कोई एक्सपेंशन कर रही है और उसको लोन नहीं मिल रहा है, समझे आप, तो उसके लिए भी वो प्लेज करते हैं। बट अगेन इट्स ए पॉइंट फॉर थॉट कि कोई ऐसी कंपनी है जिसको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, आप समझे मेरी बात, तो उसको प्लेज करना पड़ रहा है। अदरवाइज कंपनी के पास पैसा जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब सिर्फ एक यही तरीका नहीं होता है। कंपनी आपका बोनस भी दे सकती है, सॉरी राइट इशू दे सकती है, कंपनी किसी बड़े इन्वेस्टर को लेके आ सकती है, प्रीफरेंशियल इशू दे सकती है, उससे पैसा निकाल सकती है। तो कंपनी के पास बहुत तरीके हैं। अगर कंपनी उन सारे तरीकों को छोड़ के एक बड़ा प्लेज क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब कंपनी को पता है कि मेरे वो सारे तरीके जो हैं वो काम आने वाले नहीं है। ठीक है भाई? जी जी, शुक्रिया। ये फेयर प्राइस हम कैसे जानेंगे किसी भी स्टॉक की? मैं इंशाल्लाह अपने सेशन में कवर करूंगा कि फेयर वैल्यू कैसे चेक करते हैं। एक बार जो अपने स्क्रीनर पे फिल्टर लगाए थे, तो एक बार नहीं, आप उसको कॉपी मत करिए, आप उसको कॉपी मत करिए, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। आप मेरे ख्याल से शायद रिकॉर्डिंग आप डालेंगे यूट्यूब पे, तो जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ वही मेथड नहीं है, और बहुत सारे उसमें आपको फिल्टर डालने पड़ेंगे, तब आपको मिलेगा कि अच्छी कंपनी क्या होती है। ठीक है, मकसद आपको समझाना था कि आप कैसे फिल्टर लगा के निकाल सकते हो। ठीक है भाई? अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये मालूम करनी थी, ये एक तो हमें ये समझना होता है कि मतलब कंपनी यानी शेयर के प्राइस अभी सस्ती है या महंगा है वो। दूसरी बात जो आपने बोली थी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये कैसे, इसको कैसे समझा जाएगा? आप बताइए फैजुल भाई, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए ग्रोथ का मतलब क्या होता है?
अच्छा है, एक टीचर आज सामने हाथ आ गया, पुराना बदला निकालेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। कोई कंपनी कैसे ग्रोथ कर सकती है? जाहिर है वो अगर अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है और अगर वो अपनी सेल्स बढ़ाती है तो ठीक है, फिर वो सेल्स बढ़ेगी कैसे आगे। बढ़ाई जा सकती, सेल्स कैसे बढ़ाई जा सकती है? सेल्स बढ़ाने के क्या सेल्स क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग होती है, उसके अलावा अपना जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है। करेक्ट। क्या उसके अलावा कंपनी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वो सेल्स को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। नहीं क्या बढ़ाएगा। कंपनी एक्सपेंशन करेगी, आज एक फैक्ट्री चला रही थी, कल को 2 फैक्ट्री चलाएगी, तो सेल्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी जी है ना? ग्रोथ का मतलब 2 है। ग्रोथ का मतलब एक है, पहला जो ग्रोथ का मतलब है वो है कंपनी की सेल्स बढ़ाना। ग्रोथ का जी दूसरा मतलब है कंपनी के एक्सपेंसेस को कम करना। बिल्कुल। समझ गए आप मेरी बात? जी जी अब बिल्कुल। कंपनी अगर अपनी सेल्स बढ़ा रही है, ठीक है, और जी उसने अपना प्रॉफिट 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया, ठीक है, तो एक जी कंपनी की ग्रोथ तो हो गई है। अदरवाइज एक कंपनी है जिसने अपनी सेल्स तो नहीं बढ़ाई क्योंकि वो इतनी लिमिटेड मार्केट में काम करती है कि वहां पे शायद उसको सेल्स बढ़ाने का ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने अपने एक्सपेंस कम कर दिए। एक्सपेंस उसने कैसे कम कर दिए? उसने अपना डेट पे ऑफ कर दिया। जो फाइनेंस कॉस्ट 5-10 करोड़ की पर मंथ जा रही थी, वो उसने जी वो कॉस्ट जो है वो खत्म कर दी। उसने अपना एक प्लॉट खाली पड़ा था, उसको बेच के और वो कर्जा जो है वो कम कर दिया या पूरा चुका दिया। तो एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, आपका एक्सपेंस बढ़ गया। इसका मतलब अल्टीमेटली कंपनी का ग्रोथ हो गया। तो जी कंपनी की ग्रोथ जो है वो आप 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेल्स बढ़ रही है और एक्सपेंस कम हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल? अभी आपने डॉक्टर साहब लास्ट में जो कुछ कंपनीज के नाम लिए थे, जैसे पटेल का आपने नाम लिया, ओम का नाम लिया, तो मतलब मैंने इस तरह की एग्जाम्पल दिया, कंपनीज को मैंने नहीं 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 एग्जाम्पल दिए। नहीं नहीं जी जी जी। जी वो एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाली के तौर पर उसको ले रहा हूँ। आपने बोला ना कि इस तरह की कंपनीज जो आगे चल के एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती हैं, इस तरह की कंपनीज को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, हाँ हाँ उसके लिए बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए? फैजुल भाई, मैंने जो इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। आप देखो, आपको अगर लॉजिक समझ में आ गई ना, जी लॉजिक सिंपल है। लॉजिक सिंपल है, जो हमने बात करी थी, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस, डेट, अल्टीमेटली यही लॉजिक है। जी इनमें बिल्कुल। आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैंने आपको दिखाया मेरे पास कितने सारे स्कैनर हैं जो मैं रन करता हूँ, और मेरा स्कैनर पब्लिक है, कोई ऐसा छुपा हुआ मेरा स्कैनर नहीं है कि मैं वो सीक्रेट है, मैं पब्लिक है। तो हिंट देता हूं आपको, आप एक ऐसा स्कैनर बना सकते हो जिसमें आप ये लगा रहे हो एक क्राइटेरिया कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, और उसके साथ साथ कंपनी का डेट कम हो रहा है। जो आपका सवाल था मैं उसी बता रहा हूं। तो इसका मतलब जी क्या जी है? अल्टीमेटली कंपनी दोनों तरीके से जो है वो ऊपर की आगे तरफ बढ़ जा रहा रही जी है ना? इसके साथ जी साथ अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के भी स्कैनर होते हैं। आप देखोगे कि कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं। फिक्स एसेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? कंपनी की लैंड बढ़ रही है, कंपनी की मशीनरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी मशीनरी एवं ही थोड़ी खरीदेगी जी भाई। कंपनी की एक मशीन जब 100% कैपेसिटी पे रन करेगी तभी तो वो दूसरी मशीन लेके आएंगे, या बिल्कुल उनके बिल्कुल। पास इतने तगड़े ऑर्डर होंगे, है ना, कि जी वो दूसरी जी मशीन से जी भी ऑर्डर फुलफिल कर दें, वरना नहीं लेके आएंगे। तो ये जब आप अनबिलीवेबल रिटर्न की बात करते हो तो आपको अनबिलीवेबल मेहनत भी करनी पड़ती है। और मेहनत का जी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वर्चुअली मेहनत करनी है, आपको सोचना है कि मतलब यू आर ए पार्टनर ऑफ ए कंपनी, या आपके पास कंपनी का भंडार है, आपको उनमें से एक कंपनी सर्च करनी है। नाउ यू हैव स्कैनर, आप यकीन मानिए इट वुड हार्डली टेक हाफ एन आवर, 30 मिनट और समथिंग, जहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। आप इमेजिन करो, आज से 10 साल पहले जब स्कैनर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स हुआ करती थी, आपको सब कुछ फिजिकली पढ़ना पड़ता था, तब कितना मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल समझे आप? तो इट इज वेरी इजी, सिर्फ ये है कि आपको वो इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, मैं आपको रेडी टू यूज कोई स्कैनर, इसलिए मेरे स्कैनर पब्लिक हैं, अगर आप जाओगे तो मैंने लिंक शेयर कर रखा है,
अपने ग्रुप कह रहा हूँ, चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। बट मैं एक्चुअली में फीड करने में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपना लॉजिक सोचें, कोई ऐसा लॉजिक जो हो सकता है आपका लॉजिक मेरे भी हेल्प, मतलब हो सकता है मुझे आप कोई ढूंढ के दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मेरा ये सवाल था कि जैसे हम डिलीवरी में कोई स्टॉक बाई करते हैं स्विंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, और सेम डे में अगर कोई उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हम उसमें बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इंट्रा डे में हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब इस ग्रुप का कोई एडमिन ही दे सकता है, ये मेरे मतलब मेरी मेरे टॉपिक के बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन हम लोग है ना ग्रुप में ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। हमने जो सेशंस लिए हैं फंडामेंटल्स पे लिए हैं, ओके उसी पे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, नॉट एन इशू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने यही तो कहा था कि स्टॉक का पी जो है सेक्टर के पी से कम होना चाहिए। स्टॉक का पी 70 के पी नहीं, मैंने कहा था इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। अच्छा, सॉरी, इंडस्ट्री मैंने लिखा है, इसी वजह से मैं नहीं, इसकी इंडस्ट्री पी से क्लेरिफिकेशन कम चाह होना रहा था। चाहिए, लेकिन ये कंडीशन ट्रेडिंग में एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप उनको भी पकड़ते हो जो उस सेक्टर के लीडर होते हैं। वहां पर आप जी जी देखोगे कि उनकी जो पी है ना, वो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है। जी जी समझे आप? जैसे आप एक क्लास का एग्जांपल लो, तो क्लास की मान लो एक बच्चे की परसेंटेज जो है वो 90% है, दूसरे की 80 है, किसी की 30 होगी, कोई होगा हमारे जैसा उसकी 35-40 होगी, ठीक है। अब आप एवरेज जो निकालोगे वो आएगी 50, लेकिन आप जो देखोगे वो ये देखोगे कि वो 50 जो आ रही है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है उस बंदे का है जिनकी परसेंटेज 90%, 80%, 70% है, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्री पी जो होता है वो एवरेज होता है, सारी कंपनीज का मिलाकर होता है, तो इसलिए जो लीडर्स होते हैं उनकी जो पी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है जी 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 ठीक है, या शुक्रिया पार होती जज़ाकल्लाह। है। और किसी का कोई सवाल? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये टॉपिक पे बोलने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि फंडामेंटल्स पे भी कुछ डिस्कस हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन पी रिलेटेड ही है। मतलब मैं कुछ पीस देखता हूँ कि वो 100 का मल्टीपल से और कहीं ज्यादा है इंडस्ट्री पी से, और उनका मार्केट कैप मान लो या उनकी जो स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत कम होता है, तो ऑब्वियसली एक रिजेक्ट है। तो बस वही आपसे समझना था कि पी बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है सिलेक्शन के टाइम पे। मतलब मान लो कुछ अच्छा रन दे शॉर्ट टर्म में कंपनी, तो पी बढ़ जाता है। हाँ, तो सब्जेक्टिव है, बट उस वही मैंने बोला कि ट्रेडिंग के लिए पी इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। मैंने बोला ना कि इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रेडिंग में आप देखते हो कि आप इंडस्ट्री लीडर पकड़ रहे हो तो पी ज्यादा है, तो फिर आप बोलोगे कि वो तो फिर हम सारे के सारे निकाल दें। इन्वेस्टमेंट में पी भी जो है, क्योंकि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक चेक करते हो और फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हो, तो इसलिए आपका पी जो है वो वहां पर ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरुण भाई। मेरा एक सवाल था, ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन ये जी कितना जी होना चाहिए? शायद मैंने इसकी बात करी थी। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से मैं तो देखो ऐसी कंपनी पे फोकस करता हूँ जिनमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलूं, जिसमें कम से कम 15% तो मिनिमम होना चाहिए। 15% तो मतलब इससे कम में क्या ऑपरेटिंग मार्जिन में कोई कंपनी आपको पैसा बना के देगी, ठीक है। जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 15% से ज्यादा वाली मुझे मिलती हैं, 20%, 30%, 40% वाली मिलती हैं, तो मैं 15 से नीचे क्यों जाऊं। तो ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है कि मैं कोशिश करता हूं कि 15 के नीचे। अब 15 ऐसा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, कभी कभी 13 में बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी मुझे मिल गई तो मैं 13 में भी घुस जाता हूं, क्योंकि मेरा जो है मतलब लॉन्ग टर्म विजन रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका ओपीएम कम हो रहा है, तो आप ये समझिए कि ओपीएम कम क्यों हो रहा है। ओपीएम कम इसलिए हो रहा है कि कंपनी की सेल्स जो है वो पुश नहीं हो पा रही है, तो वो कम मार्जिन पे अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो रही है।
करेक्ट। तो ओपीएम को आपको मतलब जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आप लॉजिक के ऊपर फोकस करिए, टर्मिनोलॉजी के ऊपर फोकस मत करिए। आप ये समझिए कि ओपीएम कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ओपीएम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। ओपीएम जब बढ़ता है, कोई भी कंपनी ग्रोथ फेज में कभी कभी ऐसा होगा कि अपने प्रोडक्ट अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इनिशियली कोई भी कंपनी कम ओपीएम के साथ, ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ अपनी सेल्स बढ़ाएगी। मान लो मतलब मरी गरी हालत में 12-13% तो कंपनी रखती है, मरी गरी हालत में भी। तो आप उनपे भी मत जाइए, 15 रखिए। तो आप देखोगे शुरू में सेल्स बढ़ रही है, ओपीएम जो है वो फिक्स है, कभी 20% आ गया, कभी 15 आ गया, कभी 13 आ गया। हर क्वार्टर में वो थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, बट आपकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जब कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गए और कंपनी को डिमांड मिलने लगी, तो कंपनी फिर अपना ओपीएम जो है वो बढ़ाती है, क्योंकि फिर उसको डिमांड उसकी बढ़ने लगी। जैसे मुझे नहीं मालूम एशियन पेंट का कितना है, बट अगर मान लो एशियन पेंट का 20% है, तो कस्टमर एशियन पेंट फिर भी खरीद के लाएगा, चाहे बड़े से उसकी जो दूसरी वाला पेंट है उसकी बाल्टी उसे 100 रुपए सस्ती मिले, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो वो जो कॉम्पिटिटर है वो 100 रुपए सस्ती बाल्टी बेच के भी अपनी सेल्स बढ़ा रहा है। जिस दिन उसकी बाल्टी बिकनी शुरू हो गई, कस्टमर के घर पहुंचने लगी, और कस्टमर को ये अंदाजा हो गया कि भाई एशियन पेंट में और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो 100 रुपए कम नहीं होंगे उस टाइम पे 50 ही रुपए कम होंगे, बट वो फिर भी वो दूसरा वाला जो ब्रांड है वो खरीद लेगा। समझे आप मेरी बात हारून भाई? आई होप मैं मैसेज समझ पा रहे हो आप मेरी बात। जी हाँ, समझ में आया। दूसरा मेरा एक सवाल और है कि फेयर वैल्यू कैसे चेक करेंगे? फेयर वैल्यू का इंशाल्लाह मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो, सेशन में। ठीक है। दूसरा एक सवाल मेरा और है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई की एंट्री और एफआईआई की एग्जिट, इसको हम किस माने में ले रहे हैं? एफआईआई की एंट्री इज अ बिग पॉजिटिव, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एफआईआई कौन है। देखो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, बट बहुत सारे एफआईआई ऐसे हैं जो एफआईआई कौन होते हैं आपको पहले ये समझना चाहिए। एफआईआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आप जो हैं कल को मॉरिशस चले जाएं, ठीक है, और आप वहां पे जाके एक कंपनी खड़ी कर लें, ठीक है, वहां पे कंपनी खड़ी करके आपने उसमें 5-10 मिलियन डॉलर जो थे अपने डाले और कंपनी खड़ी कर ली, और आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया 2-2 रुपए वाले में, 50-50 पैसे वाले स्टॉक में, ठीक है। अब आप जो रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को एज ए एफआईआई लिस्ट किया है, रजिस्टर किया है, ठीक है, तो आप लिस्ट होंगे और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो दिखाई देंगे वो एफआईआई होंगे, लेकिन आप चिंदी चोर वाले एफआईआई हैं। क्योंकि आपको पता है आप 2 रुपए वाले में घुस रहे हो, आपकी कोई टीम नहीं है जो शेयर को एनालाइज करती हो। बहुत छोटे छोटे स्टॉक हैं जो 2 रुपए से 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पहुंच जाते हैं, सिर्फ इस न्यूज पे कि इसमें एफआईआई ने एंट्री करी थी। लेकिन आप उस एफआईआई के ऊपर क्लिक करिए एंड देन यू विल सी कि उन्होंने किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। एफआईआई, टू आंसर योर क्वेश्चन, एफआईआई एंट्री इज पॉजिटिव, बट इफ दे आर ट्रूली एफआईआई, अगर वो एफआईआई मतलब फॉर द सेक ऑफ नेम है, तो देन इट डज नॉट मीन एक्चुअल, मतलब फिर वो कोई मतलब नहीं बनता है। सब मेरा एक सवाल और है कि ऑपरेटर गेम जो होता है, तो ये एफआईआई के ऊपर से ही होता है या कैसा होता है फिर? ये एक अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। वैसे आप सच्ची बात बोलूं ना हारून भाई, मतलब क्विकली मैं आपको समराइज, 2 मिनट इमरान भाई, क्विकली समराइज करूं ना, आपका और हमारा पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं होता है कि हम, मतलब समझ रहे हो आप, लालच में अगर ना आए ना कि 4 रुपए का 40 पहुंच जाएगा और 400 पहुंच जाएगा, उस वाले लालच में ना आए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। तो ये सारी बातें जो ऑपरेटर वाली हैं, ये सब बातें एक मतलब मिथ की तरीके से हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें सच्चाई नहीं होती है, काफी हद तक इनमें सच्चाई होती है, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनमें इनका कोई रोल नहीं होता है और वो ग्रोथ में भी जाती हैं और पैसा भी देती हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको अपने दिमाग से निकाल दें, कंपनी जो दिखती है वही होती है 90% केसेस में। 10% केसेस में वो हो सकता है सत्यम हो, तो वो आपको नहीं पता,
वो उसको पता करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये बर्डन लेके किसी भी कंपनी के ऊपर शक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हर कंपनी ऑपरेटर नहीं होती है। अगर 10,000 कंपनी लिस्टेड है तो उसमें से मेरे ख्याल से शायद 5-10% कंपनी होंगी जो शायद ऑपरेटर उसमें इंटरेस्टेड रहते होंगे। मतलब आप समझो ना, 1,000 करोड़ की कंपनी के प्राइस को हिलाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैं तो 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, वो हमारे यहाँ तो 5-5, 10-10,000, 20-20,000 करोड़ की कंपनी है। तो फॉर द टाइमिंग आप इसको निकाल के अपना दिमाग फोकस करेंगे फंडामेंटली अच्छी कंपनी पे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। जी भाई, सॉरी इमरान भाई आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था। SCSM से। जी भाई। जी मैं इमरान ही हूँ। जी भाई। कुछ नहीं, अगर क्वेश्चंस लोगों की कुछ अभी नहीं रहेंगे तो फिर सेशन एंड कर देंगे, टाइम भी हो गया बहुत। अगर हाँ, किसी का मैं रहेगा तो तो 1-2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर किसी के कुछ है तो अभी भी, पर उससे ज्यादा तो नहीं लेंगे इंशाल्लाह। हाँ है भाई, डॉक्टर किसी साहब का आपसे अगली मुलाकात कब होगी इंशाल्लाह? मैं इंशाल्लाह देखो कोशिश करूंगा अगले हफ्ते आऊं, क्योंकि मैंने वादा किया है इमरान भाई और टीम से कि मैं आऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरा कवर करने की, आपको पहले से पता चल जाएगा और इंशाल्लाह धीरे धीरे जी इंशाल्लाह। दुआ करिए सब कुछ ठीक ठाक रहे, अवेलेबिलिटी रहे मेरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी रहीम भाई। अ, वालेकुम। जी डॉक्टर साहब आपका जज़ाकल्लाह खैर, आपने है ना बहुत हमारे लिए टाइम दिया, क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, महसूस कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं फिर भी नहीं आपने नहीं, ना हमारे लिए उसके लिए मतलब बहुत बहुत हम एहसानमंद है। अरे अब अपना नहीं स्क्रीन, जी नहीं बिल्कुल जरूरी था, हम आप लोगों से मतलब ये करने के लिए, फंडामेंटल्स के लिए हम लोग मतलब बहुत लंबे टाइम से आपका कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट थी, आप अपना स्क्रीन पे आप अपना वो यूट्यूब चैनल का आप लिंक दूंगे क्या थोड़ा सा? क्या करूं? मेंबर्स मतलब उसको ज्वाइन कर पाए। मेरे स्क्रीन पे क्या? सॉरी आपका जो यूट्यूब का चैनल है आप उसको थोड़ा मेरा स्क्रीन पे आपका यूट्यूब का ये दे दो ना हाँ, आपका मेरा नाम ग्रुप ही का। मेरा जी चैनल जी है बेसिकली, जो मेरा नाम है बियॉन्ड सेल्फ 2023 है बेसिकली। तो मैंने अभी शुरू किया है, जी। बहुत फेमस चैनल नहीं है, मैं खुद छोटा मोटा आदमी हूँ और मेरा फोकस नहीं बेसिकली नहीं वो नहीं। एजुकेशन पे ही है। तो ये मेरा चैनल है यूट्यूब का और बियॉन्ड सेल्फ इसका नाम है। मेजरली मैं फोकस, अगर किसी को इंटरेस्ट है रिकमेंडेशन में स्टॉक की और उसमें, तो प्लीज आप मेरे चैनल पे बिल्कुल मत आइएगा। मैं स्टोरी में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। तो ये आपको फंडामेंटल सीखने हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल वो है, वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, बट मेजरली फंडामेंटल है, क्योंकि मैं मेजरली फंडामेंटल वाला आदमी हूँ। तो अगर जी आपको आना है तो नहीं, यू आर इंशा मोस्ट हमने हम लोग बिल्कुल आपकी क्लास मतलब बहुत ये रही, जो आपने एक एग्जांपल दी कि हम लोग बेस हमारा जो फाउंडेशंस वगैरह है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन यही फंडामेंटल है, and जो हमारा इंटीरियर वगैरह है ये टेक्निकल है। हम भी हमारी भी जब क्लासेस होते हैं तो हमने भी यही बताया है बंदों को कि जैसे टाटा कंपनी जो है, टाटा रतन टाटा जो है वो एक फंडामेंटल है। अगर कोई नई कंपनी खुल रही है तो वो एक मतलब टेक्निकली बोल सकते हो हम, जैसे बारिश में मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ कि बारिश में छतरियां ज्यादा बिकती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मतलब गर्मा में ज्यादा बिकता है, नॉर्मल ब्रांड भी बिक जाते हैं, लेकिन पेप्सी थम्सअप वगैरह भी मतलब बिकते हैं। क्या होता है कि पेप्सी थम्सअप इज लाइक ए ब्रांड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो आजकल मार्केट में बहुत सारे छोटे मोटे आ जाते हैं, वो भी एक नॉन ब्रांड है, लेकिन सीजन के हिसाब से टेक्निकली हिसाब से वो चल जाती है मार्केट में। लेकिन जो फंडामेंटल होती है वो बहुत ही मतलब बेस हमारा वही होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज मैंने नहीं दिया, वो जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे और सेशन देखे हुए होंगे वो बोर हो जाते। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो मैराथन होती है ना 10 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, उसमें जो दौड़ने वाला नहीं होता है ना, बिल्कुल भी 100 मीटर भी नहीं, वो भी कम से कम 1 किलोमीटर तो दौड़ लेता है, क्योंकि सब लोग दौड़ तो उसके वो भी उनके साथ साथ ना दौड़ लेता है। लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसके पैरों में जो है वो क्रैम्प आ जाते हैं और वो एक कदम भी नहीं चल पाता है। तो टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल ऐसे ही है। जिस आदमी के मतलब जो कंपनी टेक्निकल पे भागती है और उसके फंडामेंटल पुअर हैं एंड इट इज रनिंग बिकॉज ऑफ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर भागता है, पेपर सेक्टर भागा था अभी कुछ दिनों पहले, उससे पहले रेलवे भाग रहा था, आपने देखा होगा। तो अगर उसमें कोई ऐसा शेयर फंसा है जो उस सेक्टर का है और वो सस्ता है तो वो भाग लेता है, लेकिन जब वो 1-1.5 किलोमीटर चल लेता है और उसमें क्रैम्प आते हैं तो आपको पहले के प्राइस से भी नीचे मिलता है। तो ये मैं कॉमनली एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने नहीं जी दिया जी था।
नहीं, शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम लोग फिर वापस से नेक्स्ट वीक में मिलते हैं इंशाल्लाह सभी मेंबर्स के शुक्रिया साथ बहुत में। बहुत मुझे जी बुलाने जी के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अरे ताला जज़ाक आपको। अल्लाह हाफिज। जी जी जज़ाकल्लाह। इमरान भाई अल्लाह हाफिज।